नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। आज देश की राजनीति का फोकस 3 अहम चुनावी मैदानों पर है, असम, केरल और पुडुचेरी। 3 अलग अलग भूगोल, 3 अलग अलग राजनीतिक संस्कृतियां, लेकिन सवाल सिर्फ एक, जनता इस बार किस पर भरोसा करेगी? असम में मुद्दा है विकास बनाम विरोध, केरल में लड़ाई है सत्ता की वापसी या बदलाव की बयार, और पुडुचेरी में मुकाबला है स्थानीय नेतृत्व बनाम राष्ट्रीय समीकरण। इन तीनों जगहों पर चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि क्या जनता चेहरों पर वोट देगी, काम पर वोट देगी, या फिर इस बार नाराजगी ही सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी। कहीं हिंदुत्व और पहचान की राजनीति असर दिखा रही है, कहीं विकास, रोजगार और महंगाई चुनाव का एजेंडा बने हुए हैं, तो कहीं गठबंधन, नेतृत्व और स्थानीय असंतोष पूरे चुनावी समीकरण को बदल सकते हैं। साफ कहा जाए तो चुनावी रण सज चुका है, नारे गूंज रहे हैं, वादे उड़ रहे हैं और अब फैसला जनता के हाथ में है। असम, केरल और पुडुचेरी, 3 चुनाव, लेकिन दांव एक बड़ा, किसकी सरकार, किसका जनादेश और किसका राजनीतिक भविष्य। क्या जनता फिर से सत्ता को मौका देगी या इस बार जनता कहेगी अब बदलाव चाहिए? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, क्योंकि आज काफी अहम दिन है। 2 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 कह सकते हैं जो रण है चुनावी, वो अब समझ में आ रहा है कि आखिरकार बयार किसके ओर जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि दावे और वादे सभी चुनावी मैदान में हमें देखने को मिले। हमने देखा किस तरीके से केरल में 140 सीटों पर जनता को साधने की कोशिश की गई, क्योंकि 140 विधानसभा सीट है, मतदान हो रहे हैं, सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरीके से वहां पर जनता को रिझाने की कोशिश की गई है, साधने की कोशिश की गई है, उनके बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश की गई है, क्या जनता उन पर विश्वास जता रही है? अगर बात असम की करें तो असम में भी 126 विधानसभा सीट है, लेकिन सवाल वही है कि क्या बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो पाएगी, या जो बदलाव की बयार कांग्रेस लगातार कहती नजर आ रही है, इस बार सत्ता उनके हाथों में जाएगी। पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग प्रक्रिया सुबह से ही चलती नजर आ रही है, लेकिन सवाल कई सारे हैं और आज उन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पार्टियां जो वादा कर रही हैं, वो वादे सच में जमीन पर नजर आ रहे हैं? क्या वो वादे सच में जनता को रिझा पा रहे हैं? क्योंकि अब आपको बता दें, विकास और विरोध हर जगह देखने को मिल रहा है। जहां सत्ता पक्ष विकास की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष विरोध का जो स्वर है वो भी तेज करता नजर आ रहा है। असम, केरल, पुडुचेरी में लगातार मतदान हो रहे हैं, वोटिंग प्रक्रिया शुरू है, पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं। 2 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश में अब वोटिंग प्रक्रिया जो है वो लगातार शुरू नजर आ रही है। सुबह 6 बजे से ही पोलिंग बूथ पर वो भीड़ दिखाई दे रही है, लोग पहुंच रहे हैं। पर अब ये देखना होगा कि जिन वादों को लेकर पार्टियां मैदान में उतरी हैं, क्या वो वादे जनता के बीच में अपनी पैठ बना पाए हैं? क्या उन्हीं वादों को लेकर पोलिंग बूथ पर ये भीड़ हमें नजर आ रही है? क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं, विकास बनाम विरोध का चर्चा है, कहीं राजनीतिक लड़ाई है, कहीं समीकरण अलग है। हर जगह पर एक अलग मुहिम है, एक अलग तस्वीरें हैं, और इसी को लेकर अगर हम कहें तो तस्वीरें भी आज हमें नजर आ रही हैं पोलिंग बूथ से, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ तक पहुंचता है और अपने मनपसंदीदा जो उम्मीदवार हैं उन्हें चुनता है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो असम से निकलकर सामने आई हैं, जहां आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। अगर असम की बात करें तो कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं जिनकी चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। जलूकबाड़ी की अगर हम बात करें, वहां से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मैदान में हैं और एक बार फिर अपनी राजनीतिक जो समीकरण है उसको आजमाने की कोशिश करते भी दिखाई दे रहे हैं। जोरहाट में गौरव गोगोई
की भी बात होती नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हेमंता इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। असम से ये तस्वीरें जलूकबाड़ी से, जहां आपको बता दें कि हेमंता बिस्वा शर्मा मैदान में उतरे हैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में वो किस तरीके से जनता को रिझा पाए हैं। क्या एक बार फिर जो बीजेपी वादा करती नजर आ रही है कि जीत होगी, सत्ता पर काबिज होंगे, वो चीजें हमें जमीन पर उतरती नजर आएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आपको बता दें कि इस बार मुद्दे एक नहीं, मुद्दे कई हैं। विकास की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन कई सारी चीजों को लेकर विपक्ष भी मैदान में है। जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी अलग मांग है, और सबसे बड़ी चीज है जो असमिया जो लोग हैं वो अपनी पहचान को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये मुद्दा इस बार कांग्रेस ने उठाया है और इस मुद्दे को लेकर वो आगे चलती भी नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं असम से, जहां पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपनी अपनी चीजों को लेकर, और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उन्होंने राजनीतिक जो समीकरण है उसे ना देखते हुए अपनी जरूरतों को समझा है कि उनकी जरूरतें क्या है, वो क्या चाहते हैं एक अपने नेता से, जो उम्मीदवार उनके विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हुआ है उससे वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांग है, क्षेत्र में क्या विकास होना चाहिए, प्रदेश को क्या योजनाएं मिलनी चाहिए, किस तरीके से रोजगार की कमी है। इन सब मुद्दों को लेकर लोग पहुंचे हुए हैं और ये वोट भी करते नजर आ रहे हैं। असम में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जहां जलूकबाड़ी, जोरहाट, दिसपुर, सिपसागर, बारपेटा, इन सब जगहों की बात हो रही है। बारपेटा का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर मुस्लिम समीकरण थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, और ये कहा भी जाता है कि वहां पर ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, जो रणनीति है, वहां ज्यादा समझ में आती है। और सिपसागर थोड़ा एंटी बीजेपी एरिया है, तो ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस वहां पर चीजें अपनी बनाती नजर आती है। और अगर हम जलूकबाड़ी की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हेमंता की वो सीट है, वहां से अपना वो राजनीतिक समीकरण बनाते नजर आते हैं। और अब ये देखना होगा कि जनता उन्हें पसंद करती है नहीं। और गौरव गोगोई क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए पहले दर्शकों को। আমাৰ অসমৰ আমাৰ আদৰ্শ মূল্যবোৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু অসমৰ ভিতৰত আদৰ্শগত মূল্যবোৰ। तो वहीं बता दें कि असम, केरल और पुडुचेरी, ये तीनों जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हेमंता इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। जलूकबाड़ी पर उनका फोकस और किस तरीके से वहां की जनता उनके लिए तत्परता दिखाती नजर आती है, किस तरीके से वो एक बार फिर अपना राजनीतिक समीकरण वहां से उठाते दिखते हैं। क्या राजनीति है, क्या रणनीति है बीजेपी की असम में, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम असम की बात करें तो बीजेपी का फोकस असम पर इसलिए भी ज्यादा हमें नजर आया। अगर हम तीनों चुनावी रण की अगर हम बात करें तो असम पर ज्यादा निगाहें रहेंगी, क्योंकि असम में बीजेपी काबिज है और बीजेपी ये चाहती है कि एक बार फिर वो सत्ता पर काबिज रहे। हालांकि अगर हम पुडुचेरी की भी बात करें तो वहां भी गठबंधन है, लेकिन असम में बीजेपी का एक अलग पैठ है, वो अपनी एक अलग राजनीतिक चीजें लेकर वहां पर चलती है और उसी को लेकर बीजेपी इस बार भी मुद्दों को जनता के बीच रखती नजर आई है। लेकिन कांग्रेस ने भी कई मुद्दों को उठाया है। बेरोजगारी, असमिया लोगों की जो पहचान है, उनकी संस्कृति, उसको भी उठाने की कोशिश की है और कई सारे मुद्दों पर बात भी करती नजर आई है कांग्रेस। लेकिन बीजेपी ने घुसपैठ का एक बार फिर वहां से मुद्दा उठाया, जो कि अपने आप में हम कह सकते हैं कि बेहद दिलचस्प रहा। ये तस्वीरें भी असम से निकलकर सामने आ रही है हेमंत बिस्वा शर्मा की, जहां पर विकास बनाम विरोध की इस बार रणनीति, राजनीति होती नजर आई। बीजेपी विकास की बात करती नजर आई और कांग्रेस ने विरोध का जिक्र किया कि जब विकास हो रहा है तो आखिरकार जनता विरोध क्यों कर रही है। तो पहचान की लड़ाई है और कहीं ना कहीं नाक का सवाल भी है, क्योंकि इस बार जहां एक तरफ असम में बीजेपी ये कहती नजर आ रही है कि एक बार फिर हम सत्ता पर काबिज होंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कहती नजर आ रही है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। अब जनता ये क्या चाहती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा
क्योंकि वोटिंग हो रही है और 4 मई को नतीजे भी आपके और हमारे सामने होंगे। सुबह से वोटिंग प्रक्रिया शुरू है और लगातार जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ पर भी पहुंचते नजर आ रहे हैं। नेताओं के किस तरीके से वहां पर भविष्य का फैसला होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि उम्मीदवार जो असम के 126 सीटों पर उतरे हुए हैं, 722 उम्मीदवारों के जब पिटारे खुलेंगे तो किसके पक्ष में असम की जनता फैसला लेती है ये तो हमें 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन आज क्योंकि वोटिंग हो रही है तो एक एक खबरों से आपको रूबरू करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं दोनों राज्यों की, एक केंद्र शासित प्रदेश की, क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ असम की तस्वीर तो दूसरी तरफ केरल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केरल में भी 140 सीट है, उम्मीदवार 883 हैं और भविष्य का फैसला होना अभी बाकी है, क्योंकि सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू है। पोलिंग बूथ पर तमाम जो लोग हैं, जो जनता है, वो पहुंच रहे हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर। ये तस्वीरें जहां आशीर्वाद लेते भी आपको नजर आएंगे हेमंत बिश्व शर्मा। चुनावी मैदान में किस तरीके से भगवान का आशीर्वाद उन पर कायम रहता है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जलूकबाड़ी में उनकी पहचान का सवाल है और जिस तरीके से उन्होंने एक हिंदुत्व का एजेंडा हमेशा लागू रखा, हमेशा वो हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते रहे, जनता किस तरीके से उन पर फोकस करती है एक बार फिर ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे नेशनल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी भी मौजूद हैं, क्योंकि आज चुनावी रण है और इसी पर बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अगर हम देखें तो असम, क्योंकि बीजेपी का फोकस हमने देखा बहुत ज्यादा असम पर रहा, हालांकि केरल में भी रहा, लेकिन केरल में उतना कुछ हमें एनडीए को लेकर नजर कभी नहीं आया। पर अगर हम असम की बात करें तो आपको क्या कुछ दिख रहा है वहां असम की राजनीति में, किस तरीके से चीजें आपको नजर आ रही हैं अभी? देखो, अगर हम तीनों स्टेट की बात करें, असम की बात ठीक कहा तुमने कि चूंकि असम बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, क्योंकि ये जो है ईस्ट का पूरा गेट खोलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि असम जीतना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि असम में सरकार बनानी है, वहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार का उनका टर्म है, वो सरकार चला रहे हैं असम। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपना 100% वहाँ पर दे रही है और उसकी कोशिश यही है कि किसी भी कीमत पर वहाँ पर सरकार बनाया जाए, हैट्रिक मारी जाए। और हैट्रिक मारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना सिर्फ इससे असम इफेक्टिव होगा, बल्कि 2027 में जो बाकी राज्यों में जो चुनाव होंगे ईस्ट वाले की अगर हम बात करें अगर नागालैंड की बात करें या दूसरे जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, तो उन 7 सिस्टर्स में भी अगर सरकार बनानी है तो आपको असम में अपने पैर जमाने होंगे। अगर एक बार आपके असम से पैर उखड़ गए तो आप बाकी जो छोटे स्टेट हैं, जो 7 सिस्टर्स वाले, वहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और चूंकि हेमंत बिश्व शर्मा की अगर हम बात करें तो वो अमित शाह के दत्तक पुत्र के रूप में जाने जाते हैं और ईस्ट के वो चाणक्य कहे जाते हैं। अगर अमित शाह को हम देश का चाणक्य मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो हेमंत बिश्व शर्मा ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं उनके वो चाणक्य माने जाते हैं। यहाँ से अगर उनकी हार होगी तो पूरे ईस्ट में एक बहुत ही खराब संदेश जाएगा। यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर कई बार जा चुके हैं और लोगों से अपील कर चुके हैं कि आप एक बार फिर से सरकार बनाइए। अमित शाह लगातार वहां पर रहे हैं, कई दिन से केरल और बंगाल और असम में ही लगातार वहां पर वो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेट उनके नाक के बाल साबित हो रहे हैं, उसको जीतना ही है। फिर से असम पर आते हैं तो असम में बहुत दिलचस्प लड़ाई हो चली है। देखो, असम में हेमंत बिश्व शर्मा लगातार शुरू में अगर हम देखें जो उनका कैंपेन चल रहा था वो मियाँ के खिलाफ बात कर रहे थे और इन्फिल्ट्रेटर यानी कि घुसपैठियों को निकालने की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है उसके बाद उन्होंने उससे अपना किनारा कर लिया
और फिर वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने लगे, लोगों सबको साथ में लेकर के चलने की बात करने लगे। हालांकि जो ध्रुवीकरण का मामला था उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और उस पर वो अपने लगातार कायम रहे। वो ये कहते रहे कि हम जितने भी घुसपैठिए हैं उनको निकाल फेंकेंगे। लेकिन जनता कहीं सवाल ये पूछ सकती है कि 10 साल से आपने क्यों नहीं निकाला। हम अगर आंकड़ों पर भी नज़र डालें तो 10 साल में कांग्रेस ने करीब 1 लाख लोगों को निकाला था, पूरे देश की अगर हम बात करें घुसपैठियों को निकाला था, और भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 25,000 लोगों को निकाला। तो सवाल ये भी कि आखिर वो कितना समय चाहिए आपको इन घुसपैठियों को निकालने में, तो ये जनता सवाल पूछ रही है। और दूसरी अगर हम बात करें कांग्रेस की, अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने बहुत पहले बहुत शानदार तरीके से गौरव गोगोई जो कि सांसद हैं ईस्ट से ही, उनको राज्यसभा में लोकसभा में आगे बढ़ाया, लोकसभा में उनको काफ़ी आगे बढ़ाया, उनको काफ़ी बोलने का मौका दिया, उनको नेता बनाया और उन्हें वहाँ पर सीएम पद के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया कि अगर मैसेज दिया कि अगर यहाँ पर सरकार बनती है तो गौरव गोगोई वहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये बहुत वहाँ कैंपेन चलाया। और सबसे बड़ी बात देखो ये है कि करप्शन का मुद्दा, हमारे देश में करप्शन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों को बहुत जल्दी लगता है। हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर यह आंदोलन चलाया कि 40% कट की सरकार है। एक इंजीनियर ने कहा था कि यहाँ पर हर काम के लिए 40% लिया जाता है। उसके बाद कर्नाटक में बड़ी खबर हम बदल बता गई। देते हैं दर्शकों को, असम में सुबह 9 बजे तक 17.87% वोटिंग हुई है। केरल में 16.23% वोटिंग हुई है। तो वहीं पुडुचेरी की अगर बात करें 17.41% मतदान हुआ है। मतलब 9 बजे तक की ये वोटिंग प्रक्रिया जो इस वक्त हुई है उसके आंकड़े भी निकलकर सामने आ गए हैं। कहीं 16% तो कहीं 17% वोटिंग हुई है। अब ये देखना होगा कि जब वोटिंग प्रक्रिया खत्म होती है तो किस तरीके से नजर आते हैं आंकड़े। जनता पोलिंग बूथ पर जो पहुंची है वो क्या प्रतिशत लेकर आती है वोटिंग में, क्योंकि इस बार कई सारे मुद्दे हैं जो मैदान में हैं और कई सारी चीजों को लेकर भी सरकार ने भी दावा किया है, यानी कि सत्ता पक्ष ने भी दावा किया है, और जो विपक्ष जो उनके सामने खड़ा है उन पर लगातार इल्जामात लगाते हुए वो भी जनता को लेकर कई सारे दावे करते नजर आ रहे हैं। मैं फिर से आऊंगी प्रदीप जी आपके पास। अगर सर हम बात करें तो लगातार इन चीजों को देखा जाता है। असम में हमने देखा किस तरीके से अमित शाह भी ये कहते नजर आए, घुसपैठ का जिक्र किया, और अभी आप भी ये कह रहे थे कि घुसपैठ का मुद्दा अब क्यों। तो हमने देखा बिहार चुनाव में भी घुसपैठ का मुद्दा लेकर आया गया था और इस बार भी असम चुनाव में भी घुसपैठ का मुद्दा है। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक और चीज हमने देखा कि सरकार यानी कि सत्ता पक्ष असम में ये कह रही है कि हमने बहुत सारे विकास किए हैं, हमने जनता की हर जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन आज भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर नाराजगी है जनता के बीच। बाढ़ का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कई सारे मुद्दे हैं। तो इन पर फोकस क्यों नहीं किया गया? और चुनावी जब माहौल आता है तो कहते ये नजर आते हैं कि बहुत कुछ अच्छा है और एक बार फिर सत्ता पर काबिज होंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा प्रगति। देखो तुमने, ये बढ़िया अच्छी बात है, क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं। अचानक से ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिन पर बहस होती है, मुबहसा होती है, महीने भर का समय होता है, वो पूरा निकल जाता है। लेकिन जो असली सवाल हैं वो कहीं जमीन के अंदर दब जाते हैं। रोजगार की कोई बात करता नहीं है, बेरोजगारी की कोई बात करता नहीं है, महंगाई की अब कोई बात होती नहीं है, और स्वच्छ जल की बात होती नहीं है, बिजली की बात होती नहीं, सड़क की बात होती नहीं है। अब बात होती है किस पर कि किसने क्या करप्शन किया। हम करप्शन पर फिर से आते हैं। करप्शन इतना प्रगति एक सेंसिटिव मुद्दा है जो बहुत जल्दी लोगों को छू जाता है और उससे सरकारें बदल जाती हैं। जैसे हमने तमाम राज्यों का उदाहरण दिया, कर्नाटक का भी उदाहरण दिया, हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया, तो उसी तरीके से असम की बात करें, लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चली है वहाँ पर। पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हेमंत बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गौरव गोगोई, उनकी पत्नी का पासपोर्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट है, और लंबे समय तक उस कैंपेन को चलाया। लेकिन अंत में जब चुनाव के 2-3 दिन रह गए तो पवन खेड़ा ने एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, एक बड़ा आरोप लगा दिया। देखो, और ये कोई नई बात नहीं है। हम अगर 2013 में भी देखें, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का कोई भी कोना हो, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े किसी को जो एक्टिविस्ट होते थे उनको आगे करती थी और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी।
तो इतने आरोप लगे कि सरकारें बदनाम हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कुछ उसी तर्ज पर प्रगति कांग्रेस भी उन्हीं को जवाब दे रही है और मात्र चुनाव के 3 दिन पहले जो हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी है रिकिया शर्मा, उन पर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए कि आपके ना सिर्फ अमेरिका में 52,000 करोड़ के का इन्वेस्टमेंट है, बल्कि 2 मुस्लिम देशों में भी आपके दुबई का भी जिक्र है और उसमें 2 और मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर आपका हैवी इन्वेस्टमेंट है, लंदन में भी आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये इतना पैसा आया कहां से? ये अलग बात है कि असम की सरकार ने तुरंत FIR दर्ज किया और वहाँ की पुलिस दिल्ली आई, दिल्ली पुलिस ने कोऑपरेट किया, वहाँ फिर छानबीन हुई और इस बीच में पवन खेड़ा को वहाँ से हटना पड़ा, भागना पड़ा। वो कहाँ है नहीं पता चल रहा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आज ठीक चुनाव के दिन एक बार फिर से पवन खेड़ा सरफेस हुए, सामने आए और उन्होंने वो पूरी बात रखी अपनी कि हम भागे नहीं हैं, हम इसलिए अलग पुलिस से थोड़ा अलग हट रहे हैं जिससे कि हम पूरी बात सामने रख सकें। और उन्होंने जो आरोप लगाए थे प्रगति, उस आरोप को उन्होंने और आगे बढ़ाया। उन्होंने डिटेल भी दिया कि ये चीजें हैं, इतना करप्शन वहां पर हुआ है, आपको इसका जवाब देना चाहिए। और उन्होंने अप्लाई किया है कि उनको बेल मिले। लेकिन इस बीच पुलिस उनकी तलाश कर रही है, वो भागते हुए फिर रहे हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से वो अपनी बात रख रहे, करप्शन का मुद्दा उठा रहे। बड़ी बात जो अब मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं, बड़ी बात यह है प्रगति कि क्या ये जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं हेमंत बिस्व शर्मा पर, क्या वहां की जनता इसको एक्सेप्ट करेगी? तो क्या वहां पर बदलाव करेगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा दिलचस्प होगा देखने के लिए। सर, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है क्योंकि करप्शन का जो इल्जाम लगता नजर आया वो वोटिंग के कुछ ही दिन पहले लगा है। बिल्कुल। और पवन खेड़ा ने बहुत सही वक्त चुना जनता के बीच इस मुद्दे को उठाने का, या हो सकता है उनकी रणनीति रही हो जिस तरीके से उन्होंने पूरा ये प्लान किया या जो भी चीजें हो, क्योंकि उन्होंने मुद्दा उठा दिया, उन्होंने हाईलाइट कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जब उसके बाद एक्शन हुआ तो वो भी नजर नहीं आ रहे। तो दोनों तरफ से अब सवाल है, एक तरफ तो उन पर करप्शन की चीजें सवाल खड़े होते ही दिखाई दे रहे हैं, पर दूसरी तरफ पवन खेड़ा को लेकर भी चीजें हैं कि आखिरकार वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं पुलिस के, जब पुलिस वहां पर पहुंची। देखिए पवन, हमने बताया भी, पवन खेड़ा आज फिर से उन्होंने अपना एक वीडियो अपलोड किया है, जारी किया है और बताया कि हम भाग नहीं रहे हैं, हम इसलिए छुप रहे हैं, पुलिस से बच रहे हैं जिससे कि हम अपना कैंपेन चला सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कह दिया है कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम भागते नहीं, हम डरते नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह कि अगर ये चार्जेस, ये जो आरोप हैं वो सिर्फ राजनीति के तौर पर लगाए गए हैं तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और इसको किसी भी प्रकार से इसको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इन जो आरोप में थोड़ा भी दम है तो सरकार को इसको जवाब, हेमंत बिस्व शर्मा को आगे आना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। उनकी पत्नी और आज तो बड़ी बात यह है प्रगति कि उनके भाई पर भी, रिंकी के भाई के पर भी आरोप लगा दिए हैं कि आपके भी वहां पर सेल कंपनी से आपने इतने करोड़ों का हेराफेरी की है और वहां पर इन्वेस्टमेंट किया। तो असम की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चली है। 126 सीटें हैं मात्र, लेकिन ये 126 सीट, जैसे मैंने प्रगति पहले बताया कि ये गेट खोलती है आपके ईस्ट का, ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 स्टेट्स हैं, उनके लिए ये एक दरवाजा है और भारतीय जनता पार्टी ने यहीं से अपना दरवाजा खोला था। और ये बात ठीक है कि अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो आगे के जो 6 स्टेट हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल पेश करनी पड़ सकती है। तो यही कारण है, पूरा दमखम लगाया है। ये तो हमने बात की उनकी, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की नितिन नवीन सामने आए थे। उन्होंने क्षेत्रवाद से बढ़ करके राष्ट्रवाद की बात की। तीनों चुनाव को लेकर के उन्होंने जब बात की, उन्होंने बताया कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो अपने क्षेत्र की बात करती हैं, लेकिन हम राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। नितिन नवीन ने कहा कि लोगों को राष्ट्र के प्रति सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इतने काम किए हैं, देश को इतना आगे बढ़ाया है, 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बन जाना है और उसके लिए आपको वोट देना होगा, उसके लिए हमको काम करना होगा। इतना ही नहीं, कुछ और जोड़ दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना एक वीडियो अपलोड किया है। प्रगति देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज राजनीति समझने की आप कोशिश कीजिए। आज चुनाव है, 3 राज्यों में चुनाव है और 2 राज्यों में, तमिलनाडु और जो वेस्ट बंगाल है, वहां पर 23 तारीख को वोटिंग होनी है। तो इन सब के मद्देनजर प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने अपलोड किया वो बहुत ही मौजूद है।
16, 17, 18 जिसकी खबर हमने आज के खबर पर ब्रेक की थी, हमारे चैनल ने ब्रेक की थी कि 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है महिला बिल को पास कराने को लेकर के। उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो अपलोड किया है, महिलाओं को संबोधित किया है कि वो चाहते हैं कि 2047 तक हम जिस विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं उसमें आधी आबादी का पूरा रोल हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाएं पीछे रह गई हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ी हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जो महिला बिल लंबे समय से अटका हुआ था 33% आरक्षण का, वो पास करा लेंगे। और 16, 17, 18 3 दिन ये बैठक बुलाई गई है लोकसभा की। 16 तारीख को इस पर बैठक होगी, मैसेज देने की कोशिश होगी। मोदी जी ने भी आज मैसेज दिया है कि वो चाहते हैं कि ये जो महिला बिल है वो महिलाएं आगे आए और 2029 से पहले 33% आरक्षण उनका हो जाए और वो हमारा पथ है, जो हमारी रेलगाड़ी है, उसके दोनों पहिए एक साथ पैरेलल में चलें। देखो प्रगति, जब तक दोनों मिल करके काम नहीं करेंगे, आधी आबादी अगर पीछे छूट जाएगी तो हमारा देश प्रगति नहीं कर पाएगा और हम आधे अधूरे सपने ही पूरे कर पाएंगे। इसलिए महिलाओं का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। 33% आरक्षण की बात हो रही है और सबसे बड़ी बात प्रगति यहाँ पर राजनीति की बात यह है कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, पुरुषों से ज्यादा वोट दिया है और यही उन्होंने सरकारें बनाने में अहम किरदार निभाया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वीडियो अपलोड करके महिलाओं को संबोधित किया है और शायद वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए कितना कर रहे हैं, तो महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। कितना इम्पैक्ट होगा इसका, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, क्योंकि हमने देखा पिछले चुनावों को जब हमने समझने की भी कोशिश की तो महिलाओं पर फोकस किया गया और जब फोकस किया गया तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है और सत्ता जो वहां बनी है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि महिलाओं की बदौलत ही बनी है। लेकिन अब केरल पर भी थोड़ा फोकस करेंगे सर, क्योंकि अगर केरल में हम देखें तो चुनाव हो रहे हैं पर एनडीए का वहां समीकरण किस तरीके से आप समझ रहे हैं, क्योंकि एलडीएफ यूडीएफ कहा जाता है ये मुकाबला केवल 2 लोगों में रहता है, 2 गठबंधन में रहता है, लेकिन एनडीए क्या इस बार कुछ त्रिकोणीय मुकाबला लेकर आएगी या फिर एक बार फिर से हमें वोट ही काटने की तरफ इशारा समझ में आ रहा है? आप कैसे देख रहे हैं केरल के चुनाव? बिल्कुल, देखो केरल भी बहुत महत्वपूर्ण है। केरल एक ऐसा स्टेट बचा है प्रगति जो पूरे देश में लेफ्ट का एक आखिरी गढ़ है जी। उसके पहले ईस्ट में एक गढ़ हुआ करता था, वहां उसको भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया और वहां की जो लेनिन की मूर्ति थी उसको भी ढहा दिया गया। हालांकि सरकार ने नहीं ढाया, कुछ असामाजिक तत्वों ने ढाया, लेकिन वो लेनिन की जो कि कम्युनिस्ट के एक बड़े वो माने जाते हैं, धरोहर माने जाते हैं, उनकी मूर्ति को भी ढा दिया गया। अब देश की अगर हम बात करें तो केरल वो अकेला राज्य है जहां पर कम्युनिस्ट की सरकार है और वो जो उनका गठबंधन है वो एलडीएफ के नाम से जाना जाता है। पिनियारी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन पर सोना स्मगलिंग के आरोप लगे हैं, तमाम आरोप लगे हैं, लेकिन वो पिछले 2 बार से वहां भी वो सरकार चला रहे हैं, वो भी हैट्रिक मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वहां पर दमखम से चुनाव लड़ रही है। एलडीएफ के अगेंस्ट में उन्होंने अपना एक यूडीएफ का गठबंधन बनाया है और वहां पर अपना कैंपेन काफी शानदार उनका चल रहा है। लेकिन आपने जो प्रगति बात की भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कदम वहां पर बढ़ाए हैं। आप देखिए कि जब अभी मेयर का चुनाव हुआ था या लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया था, वहां अपने मेयर चुनवा लिए थे। शशि थरूर जो एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वहां से सांसद हैं और तो उन्होंने करीब 36 बुक्स लिखी है, 36 किताबें लिखी हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं और उनको काफ़ी अवार्ड भी मिला है। लेकिन वो कई बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते नजर आए और यही कारण है कि जहां से वो सांसद हैं वहीं से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर चुनवाया। तो इससे उन पर यह तक लगा कि क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर कदम बढ़ा रहे। क्योंकि इस बीच एक चीज़ और बता दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम ऐसे कांग्रेस के लोगों को अपने पेरोल पर रखा है जो रहते तो कांग्रेस में है लेकिन बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। उसमें शशि थरूर की बात कर लेते हैं, उसमें हम आनंद शर्मा की बात कर लेते हैं, उस तमाम ऐसे नेता हैं। उसमें अगर हम दिग्विजय सिंह की भी बात करें, बात तो वो कांग्रेस की करते हैं लेकिन
ऐसे काम करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती है। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ही कर ली है। तो तमाम नेता, असम में की बात करें, एक सांसद, एक वर्तमान सांसद को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने में कामयाबी हासिल की, उसको अपनी तरफ मिला लिया। तो वो कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हम फिर से वापस प्रगति केरल पर आते हैं। तो केरल बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना फुट स्टेप आगे बढ़ा रही है और कोशिश कर रही है कि उसके पैर धीरे धीरे वहां पर जमते रहे। तो वो अपनी आमद दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर वक्त वहां पर जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है वो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में दिखाई दे रही है। मतलब एक बार फिर हमें एनडीए का कुछ वहां पर समीकरण इतना समझ में नहीं आएगा जितना लगातार हम जो चुनावी रैलियां हो रही थी, जिस तरीके से अमित शाह या फिर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, वहां पर चीजें करते नजर आए। लेकिन अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो वहां पर आप कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो भी लगातार वहां पर अपनी पैठ बनाने में लगी हुई है। हालांकि गठबंधन वहां पर एक अलग नजारा दिखाता समझ में आ रहा है। आप पुडुचेरी को लेकर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देखो पांडिचेरी का भी मामला बड़ा दिलचस्प है। ये अकेला यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जहां पर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो ये एक अकेला यूनियन टेरिटरी है जहां पर चुनाव हो रहे हैं। हाँ। एक ही चरण में चुनाव हुआ, आज वहां पर वोटिंग हो रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। कोशिश ये है भारतीय जनता पार्टी की अपनी सत्ता को रिटेन रखा जाए 2 जगह पर, एक पांडिचेरी में और दूसरा असम में। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि यहाँ पर अपनी सत्ता को रिटेन रखा जाए, बरकरार रखा जाए। वेस्ट बंगाल में सत्ता को पलटा जाए, पश्चिम बंगाल में सत्ता को पलटा जाए, केरल में अपनी घुसपैठ बढ़ाई जाए, यानी कि साउथ में और घुसा जाए, और बचा तमिलनाडु में भी वो उनकी कोशिश है कि हम यहाँ पर अच्छा करें और वहाँ भी अपनी आमद दर्ज कराएं कि हम यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से हैं। तो पांडिचेरी का भी मामला बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वहाँ पर सत्ता को बरकरार रखा जाए, लेकिन कांग्रेस और दूसरे दल है, ममता बनर्जी भी उसमें है, उनकी कोशिश है कि वो किसी तरीके से उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। लेकिन लड़ाई बड़ी दिलचस्प है प्रगति। अगर आप देखो झारखंड में जेएमएम की अगर हम बात करें तो वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन असम में वो 13 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, यानी कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हाँ। अब आप देखो लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जितने कांग्रेस के जो बड़े और दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के जो सहयोगी हैं, उन सबको तोड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाए। तो ये लगातार चल रहा है और चलता ही रहेगा जब तक ये चुनाव चलते रहेंगे। और इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं सोरेन साहब, उन्होंने मुलाकात की थी अमित शाह से और तब ये स्पेकुलेशन निकला था कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन मामला वहीं दब गया था और अभी दोनों की मिली जुली गठबंधन की सरकार यानी कि जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार झारखंड में चल रही है। लेकिन वही जेएमएम असम में 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, तो वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे असम में, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। और हमने सर अक्सर देखा है कि जिस तरीके से चीजें होती है, हरियाणा का भी अगर जिक्र कर ले तो पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हमने देखा किस तरीके से इंडिया गठबंधन के तौर पर चीजें हुई, लेकिन उसके बाद जब वहां पर चीजें अलग हुई तो नतीजा भी थोड़ा विपरीत नजर आया, जो कि कांग्रेस को नागवार गुजरा। और अब असम का भी अभी आप जिक्र कर रहे हैं तो चीजें वहां पर भी थोड़ी अलग है। गठबंधन रहता है, लेकिन जब राज्य के चुनाव होते हैं तो थोड़ा इधर उधर जाती चीजें नजर आती हैं। तो इसको आप कैसे समझते हैं? ये भी दर्शकों को जानना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल, देखो ये इसमें कोई शक नहीं है कि हर जो पार्टी है वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। हाँ। रीजनल पार्टी है वो अपने आप को नेशनल पार्टी बनाना चाहती हैं, जो नेशनल पार्टी है वो अपने आप को इंटरनेशनल पार्टी बनाना चाहती हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें गुरेज नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आगे बढ़ना चाहती है, वो चाहती है कि उसकी सरकार यहाँ पर है, वो वहाँ भी अगर उसको 3-4 सीटें मिल जाए और 4% वोट मिल जाए 1-2 स्टेट में, और अगर इस तरह से वो कर पाए तो वो नेशनल पार्टी का उसको रुतबा हासिल हो जाएगा। तो लेकिन सवाल ये है कि आप वहाँ कर क्या रहे हो? आप तो अपने सहयोगी को ही हरा रहे हो। तो क्या कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया उनका, वो गठबंधन नियम सही नहीं हो पाया, अब कितना नुकसान करेंगे ये भी बड़ा दिलचस्प है वहाँ पर देखना। तो ये इस तरीके से देखना चाहिए हमें। और
बात अगर हम आगे की करें, वेस्ट बंगाल की भी हम बात कर सकते हैं। वहाँ भी हालांकि आज चुनाव नहीं है, प्रगति 23 तारीख को वहाँ पर वोटिंग होगी, लेकिन मामला बड़ा दिलचस्प है। वहाँ पर कांटे की वहाँ पर टक्कर चल रही है। ममता बनर्जी पिछले 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, 3 बार थे, अब चौथी बार वहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। कांग्रेस का 34 साल का वहाँ पर राज्य रहा है, उसके बाद सीपीएम ने 35 साल वहाँ पर राज किया है, और उन सीपीएम को उखाड़कर ममता बनर्जी ने अपना वहाँ पर शासन कायम किया है। और वो पहले कांग्रेस की नेत्री थी, कांग्रेस को वहाँ पर ख़त्म किया, उन्होंने वहाँ पर सीपीएम को ख़त्म किया, वहाँ पर कांग्रेस को समाप्त किया, अपनी टीएमसी बनाई। लेकिन अब उनका मुकाबला अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। क्या वो इनसे लड़ पाएंगी? पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने अपनी सत्ता को बरकरार रखा, क्या इस बार भी वो सत्ता को बरकरार रख पाएंगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार उनको मात दे पाएगी? क्योंकि उड़ीसा में उन्होंने नवीन पटनायक को मात दिया। आपको याद होगा, प्रगति की लोकसभा चुनाव में 22 सीटें हैं और 22 में से नवीन पटनायक की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। आप ताज्जुब देखिए, वहाँ पर जब जो पार्टी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, वो पार्टी वहाँ पर मृतप्राय हो गई। आज उनका राज्यसभा में आज उनका लोकसभा में एक सांसद नहीं है। 20 सांसद पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, 2 सीट पर कांग्रेस ने सीट दर्ज की। आज लोकसभा में वो 0 हो गए। उसी तरीके से विधानसभा में भी उनकी सत्ता चली गई। पिछले 4 बार से वो 5 बार से वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब वो बेदखल कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर शानदार शासन चल रहा है। तो क्या बंगाल में भी ये होगा? क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को उखाड़ पाएगी? ये सबसे दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, प्रगति की उन्होंने सीपीएम का जो गढ़ है उसको उखाड़ फेंका और सीपीएम से लड़ाई लड़ी। कितनी बार वो घायल हुई, कितनी बार उनको चोटें सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने सीपीएम की सत्ता को उखाड़ फेंका और अपना राज्य कायम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या इस बार वो अपनी सत्ता बरकरार रख पाएंगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ वहां पर चुनाव लड़ रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो प्रगति कि उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री, उत्तर प्रदेश के तमाम संगठन के लोग सब बंगाल में हैं। उड़ीसा के तमाम मंत्री, तमाम संगठन के लोग बंगाल में हैं। इसी तरीके से दूसरे राज्यों के नेता भी बंगाल में और दूसरे प्रदेशों में हैं। तो बड़ी बात यह कि क्या वो वहां पर सत्ता को बरकरार रख पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी इस बार, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 2 मई सत्ता गई, यानी 2 मई ममता दीदी गई, क्या इस बार ये 4 मई है? क्या 4 मई ममता गई? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं सर, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे सहयोगी गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं ज्योतिष्मान शर्मा, और साथ ही साथ कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए अंशु अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले हम ज्योतिष्मान के पास जाएंगे, क्योंकि गुवाहाटी में क्या कुछ नजारा दिख रहा है ये भी जानना जरूरी होगा। असम की राजनीति में क्या कुछ दिख रहा है, किस तरीके से वहां पर वोटिंग होती नजर आ रही है, ज्यादातर मुद्दे क्या दिखाई दे रहे हैं ज्योतिष? जी देखिए, इस बार फिर 2 करोड़ 50 लाख के आसपास लोग अब मतदान करेंगे असम से, और देखा जाएगा कि मतलब कौन अपना लास्ट जो है ये अपना जो दावा होता है, जो मतलब सियासत जिसका है, वो देखा जाएगा कि कौन अपना लास्ट अपना विक्ट्री करेंगे। और इस बार देखिए 2 करोड़ 50 लाख के आसपास जो मतदान होने जा रहा है, उनमें से अभी जोरों शोरों से एक्चुअली सबने अपना जो है अपना कैंपेनिंग किया है। यहाँ पे स्टार कैंपेनर अमित शाह, नरेंद्र मोदी बीजेपी के, और उसके बाद कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब यहाँ पे जुड़े हुए थे, असम से जुड़े हुए थे। और असम पर आकर सिर्फ वही नहीं, टीएमसी से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सब यहाँ पे जुड़े हुए थे। पप्पू यादव जैसे नेता असम पर आए हुए थे और उन्होंने सबने अपना जोरों शोरों से कैंपेनिंग किया था। लेकिन देखा जाएगा कि मतलब कौन अपना जो लास्ट विक्ट्री है वो विक्ट्री अपना दावा कर पाएंगे असम सर। और मैं फिलहाल जुड़े हुआ हूं। ज्योतिष, एक सवाल ये है, अभी मैं जुड़े हुए हूं। ज्योतिष, एक सवाल ये है कि कौन सा मुद्दा आपको हावी होता नजर आ रहा? क्या करप्शन का मुद्दा हावी होगा, या जो दूसरे मुद्दे
घुसपैठिया का जो मुद्दा है, इन्फिल्ट्रेटर्स का मुद्दा है, वो वहां पर हावी होगा। क्या लग रहा है आपको जमीन पर? जी देखिए, बीजेपी जो मैनिफेस्टो में जो मेंशन किया था, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया कि इस बार 5000 बीघा से भी ज्यादा जो जमीन है इस बार एविक्ट किया जाएगा। अगले आपका अगर बीजेपी का अगर सरकार आता है तो बीजेपी का मैनिफेस्टो में यह सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। और उसके बाद यूसीसी वो लागू करेंगे, इनका भी एक जो अहम मुद्दा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया था। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जुबिन गार्ग जो एक बहुत बड़े दिग्गज सिंगर थे असम के, उनके जो जस्टिस है वो 100 दिनों में वो पूरे करेंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया। एक तरीके से देख सकते हैं कि चीजें हैं। अवस्थी जी, अंशु एक सवाल यह आपसे ये है कि पवन खेड़ा कहाँ है ये पता नहीं चल रहा। हालांकि एक बात अलग है कि उन्होंने ठीक चुनाव से पहले 3 दिन पहले एक बड़े आरोप लगाए और जाहिर सी बात है कि आरोपों के जवाब देना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस उनके घर गई और आज एक बार पवन खेड़ा जी फिर सामने आए, उन्होंने कहा कि उनका छोटा सा घर है, 100 पुलिस वाले उनके घर में घुस गए और वहाँ की सारी चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया। क्या लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है ये आपको जीत दिला पाएगा वहां पर? देखिए प्रदीप जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। और पवन खेड़ा जी ने जो तथ्य सामने रखे हैं वो सिर्फ आरोप नहीं है, डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने तथ्य रखे हैं। तरीका तो ये था कि तुरंत केंद्र सरकार को जांच करानी चाहिए थी, क्योंकि पासपोर्ट जारी करने का अधिकार विदेश मंत्रालय को है। और 3-3 पासपोर्ट कैसे जारी हो रहे हैं, हिंदुस्तान का उनके पास पासपोर्ट भले ना हो, लेकिन दूसरे 3 देशों के पासपोर्ट, वो भी एक मुख्यमंत्री की पत्नी के पास। तो इन तथ्यों की जांच करने के बजाय उल्टे जो तथ्य, जो फैक्ट सामने लाने वाले पवन खेड़ा हैं, उन्हीं के ऊपर आप डराने और धमकाने के आरोप लगा रहे हैं। आप इससे पहले आप उनके घर पुलिस भेज रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? यानी जो भी अगर कोई तथ्य देश के सामने रख रहा है और आप सच्चाई को छिपाने के लिए डराने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए आपने पुलिस भेज दी, क्या पुलिस भेजने से वो सच्चाई खत्म हो जाएगी कि उनके पास जो 3 पासपोर्ट हैं, उन 3 पासपोर्टों को लेकर केंद्र सरकार को जांच करा के त्वरित, और इसलिए ये नहीं हो रहा है, ये टालमटोल सवाल क्योंकि आजकल सब डिजिटल है, ऑनलाइन है। नहीं अंशु जी, सवाल ये है, 10 मिनट लगेगा। अंशु जी सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है और हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि ये फर्जी पासपोर्ट हैं, आप लोगों ने फर्जी पासपोर्ट ये प्रोड्यूस किए हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और वो पवन खेड़ा भाग क्यों रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही, हम भागेंगे नहीं, लेकिन जमानत के लिए अर्जी किया तो उनको सामने आना चाहिए ना, अपनी बात रखनी चाहिए थी। जी, पवन खेड़ा जी कहीं भाग नहीं रहे जी, भाग भारतीय जनता पार्टी और हेमंता बिस्व शर्मा रहे। अगर भाग न रहे होते तो वो सिर्फ एक ओरल उसका काउंटर कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आखिर जो सब डिजिटल है, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, कितनी देर लगती है पासपोर्ट इमिग्रेशन में चेक करने में कि ये ओरिजिनल फर्जी है कि नकली है? तो आप क्यों नहीं, आप उसका स्पष्टीकरण डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री क्यों नहीं दे रही, मंत्रालय क्यों नहीं जवाब दे रहा है? तो ये सच है। सच्चाई ये है कि हेमंता की कलई खुल गई है, उन्होंने इस देश के साथ धोखा दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान में दोहरी नागरिकता स्वीकार्य नहीं है। और आप 3-3 देशों के पासपोर्ट रख के आपकी पत्नी चल रही है, इसका मतलब जो काला धन है वो आप दूसरे नामों से दूसरे जो आरोप आप लगा रहे हैं, जनता को आपने लूटा है। अंशु जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं, दिया है असम की जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है अंशु जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं, पवन खेड़ा लगा रहे हैं, वही आरोप भारतीय जनता पार्टी ने भी लगाया। हेमंत बिस्व शर्मा ने भी कहा था कि गौरव गोगोई की पत्नी, गौरव गोगोई, पूरा सवाल सुन लीजिए अंशु जी, पूरा सवाल सुन लीजिए। गौरव गोगोई की पत्नी का पासपोर्ट पाकिस्तान का बताया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से संबंध है उनके। क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं, देखिए हम किसी भी क्राइम को, किसी भी करप्शन को अलग अलग पैरामीटर पे नहीं रखते, वो हमारा नेता हो या आपका नेता हो। राहुल गांधी ये अच्छी बात है, कहना है, ये अच्छी बात है कि आप आपको जो भी लगता है गलत है तो आप सामने लाइए, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं, सरकार में आप बैठे और आप आरोप लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती बीजेपी के लोगों को? अरे आप में हिम्मत है तो आपकी मिनिस्ट्री बयान जारी करे कि जो हेमंता बिस्व शर्मा के पासपोर्ट हैं, उनकी पत्नी के पासपोर्ट हैं, वो फर्जी हैं, वो गलत हैं। आप उस एम्बेसी, जिस देश का मामला, उस देश की एम्बेसी से बयान जारी कराइए। पहले तो बयान आया, उसके बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया, कौन नहीं जानता है। देखिए सच सब जान चुके हैं। सच ये है कि
कि असम की जनता को हिमंता बिश्व शर्मा ने माफ करेगा भारतीय अंशु जी, जनता आपको बीच पार्टी में ने रोकना धोखा- चाहूंगी। हिमंता बिश्व शर्मा का कुछ बयान आ रहा है, वो दर्शकों को पहले सुनवा असम देते का हैं। जनता आगे बढ़े यही माँ का समक्ष प्रार्थना रखा। আজি নিৰ্বাচনৰ দিনা মই মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনালোঁ। অসমবাসীয়ে এখন ভাল চৰকাৰ পাওক, অসম বিকাশৰ পথত আগবাঢ়ক, সকলোৰে শান্তি আৰু মংগল হওক তাৰ কামনা কৰিলোঁ। बारिश हो रही है, तमाम लोग ये माँ का मंदिर में सर गुजरात सूरत से आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मामिन लवी ने किया है इतिहास दा। ठीक है, अंशु जी के पास फिर से चलते हैं। अंशु जी, एक सवाल और है कि आपको क्या लग रहा है, आपकी नज़र से कांग्रेस कितना गेन करने जा रही है वहां पर असम में? कांग्रेस पार्टी वहां पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और आप समझिए कि जिस तरीके का धोखा हिमंता ने बीजेपी ने दिया, वो ये दर्शाता है कि ये सिर्फ चुनाव जीतने वाले लोग हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं। इनको वहां की जनता से कोई मतलब नहीं है। हम 126 में 75 से ज्यादा सीटें, आप नोट कर लीजिए जी। 126 जो सीटें असम की हैं उसमें 75 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारा गठबंधन जीतने जा रहा है, क्योंकि जो धोखा दिया है, जो भारत को धोखा दिया है, भारतवासियों को, असम के लोगों को, हिंदुस्तान की जो संप्रभुता है उसको चोट पहुंचाई है असम ने, हिमंता ने, उनकी पत्नी के 3-3 पासपोर्ट रख के। जब भारत में दोहरी नागरिकता किसी तरीके से संविधान सम्मत नहीं है, तो आप संविधान की शपथ खाकर आप नहीं, खुद अपराध अंशु जी, कर रहे हैं। असम की यही जनता आरोप कभी भारतीय माफ नहीं जनता करेगी। पार्टी आपके लोगों पर भी लगाती है। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी पर भी यही आरोप लगते हैं कि वो यहाँ की नागरिकता नहीं थी, उससे पहले लोकसभा में वोटिंग का अधिकार उनको मिल गया। तो ये क्या चुनावी आरोप तो बंद करके नहीं रह जाएंगे? आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे साथ ज्योति जी भी लगे हुए हैं। ज्योति, आपने सुना कि अंशु अवस्थी जी कह रहे हैं कि वो 75 से ज्यादा सीटें देखेंगे, जीतेंगे। आप वहां ग्राउंड पर हैं, आपने लंबे समय से असम को जिया है, क्या लगता है आपको वर्तमान की स्थिति में? जोरों शोरों से तो सबका अपना कैंपेनिंग चल रहा है, तो ये हाल ही में बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि मतलब कौन अपना लास्ट विक्ट्री दावा करेगा। फिर भी मैं अगर एक बात बताना चाहूँ कि बीजेपी का जो स्टार कैंपेनिंग था यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह जी भी यहीं पे शामिल थे, आए थे, बहुत बार आए थे। और जो कांग्रेस के आपके प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हर कोई यहाँ पे देखा गया था। और जैसे अपने जैसे आपको पता है कि पवन खेरा जी ने बहुत ही एक एंड समय पर, शेष समय पर, जैसे उन्होंने एक बहुत बड़े आरोप हिमंता बिश्व शर्मा जी के वाइफ के ऊपर लगाया था कि दुबई में उनका जो अपना पासपोर्ट है, दुबई में वो जाते रहते थे। वो बहुत ही गंभीर एक आरोप उन्होंने लगाया था और उसके बाद उसको नकारा गया था। गौरव गोगोई जी को चैलेंज किया गया था थ्रू ट्विटर उनके अकाउंट से। तो देखिए, लास्ट एंड मोमेंट पर ये बताना बिल्कुल ही आपका सही नहीं होगा। और फिर भी बीजेपी का जो दावा है, बीजेपी बता रहे कि 90 प्लस उनके सीट्स होंगे। नहीं, ये और अच्छी कांग्रेस बात के है। दावा वही है कि 75 ज्योति, ये अच्छी बात है। सीट होंगे। एक सवाल और भी है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर पूरा फोकस कर रही है। आप हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में गए थे, उन्होंने जो वहां पर चाय बागान में महिलाएं काम करती थी उनके साथ बातचीत की, अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा संबंध असम से है। वो इस तरीके से, क्योंकि बचपन में मैं चाय बेचता था और मैं जो चाय बेचता था वो असम से आती थी, वो चाय में बेचता था। उसके अलावा आज उन्होंने फिर से एक वीडियो डाला है कि 33% महिलाओं को आरक्षण हम दिला करके रहेंगे। तो क्या ये महिला फैक्टर वहां पर काम करेगा असम में? जी देखिए, लास्ट एंड मोमेंट पर जो महिलाओं को 9,000 रुपए जो अरुणोदय में दिया गया था, तो बीजेपी ये दावा कर रहे हैं कि उनका यह सबसे बड़ा एक जो है, उन्होंने एक्चुअली सबसे बड़ा महिलाओं को जैसे उनको उनके ऊपर आकर्षित करना था, तो ये उन्होंने कर दिया। और अब कांग्रेस मैनिफेस्टो में ये भी दावा किया गया है कि महिलाओं को वो जो स्वावलंबी होने के लिए जो एक स्कीम देंगे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये भी मेंशन किया है। तो जो देखिए, महिलाएं
एक्चुअली असम पर अब एक अलग ही अपना रूप धारण कर रहे हैं और महिलाओं को एक्चुअली आकर्षित किया जा रहा है। ये बीजेपी की मैनिफेस्टो के दौरान ये फिर से उन्होंने एक मेंशन किया है और स्कीम्स वगैरह जो है वो महिला को ऊपर आकर्षित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अंशु जी आपसे सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने वीडियो अपलोड किया है, महिलाओं के लिए कहा कि वो 33% आरक्षण दिला करके रहेंगे, आज चुनाव का दिन है, और उसके अलावा भी आपने देखा चाय बागान में भी कैसे उन्होंने किया। तो आप महिलाओं को लुभाने के लिए कैसे क्या करें? प्रियंका जी को मैंने देखा वो वहां पर गई, खड़गे भी वहां पर गए, महिलाओं के लिए काफी बात की, लेकिन आपके पास वो कौन सा तर्कस में तीर है जो महिलाओं को आपकी तरफ आकर्षित करेगा? प्रधानमंत्री जी को देख के अब तरस आने लगा है, क्योंकि इन 10 सालों की प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में इस देश के किसी भी वर्ग का भला नहीं किया। हाँ, अपने चुनिंदा कुछ उद्योगपति मित्रों का भला किया है। आज कारपोरेट पे जो टैक्स है वो 25% है, लेकिन प्रदीप विश्वकर्मा जी को जो अगर मैक्सिमम टैक्स भरना होगा वो 30% भरना होगा। 48 लाख करोड़ डीजल से कमाए। तो ये प्रधानमंत्री जी इमोशनल टच करने की कोशिश करते हैं कि मैं वही की चाय बेचता था। अरे भैया, ये क्या पता आपको कैसे की असम की चाय थी, लेकिन खैर फिर भी पता नहीं वो चाय हम लोग आज भी चाय पीते हैं ना। जब अंशु जी जब आज भी चाय विक्रेता है वो असम की चाय का नाम ही बेचते हैं। सुनिए जी जी, उनसे ज्यादा आसाम से हम लोगों का लगाव है जी, क्योंकि वो तो बेच के व्यापार करते थे, पैसा कमाते थे। लेकिन हम लोगों का लगाव ये है कि हम लोग असम की चाय पीते हैं, बेचते नहीं। तो प्रधानमंत्री जी व्यापारी थे और हम पीते हैं उस चाय को, तो हमारा लगाव ज्यादा है। अब महिलाओं को लेकर जो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने एक अच्छा प्रचार किया, असम की बात की, असम के लोगों की बात की, उनके हक और अधिकार की बात की, तो असम के लोग काफी प्रियंका गांधी जी से प्रभावित हैं। उन्होंने, प्रियंका गांधी जी ने असम के लोगों का दिल जीता है और आप यकीन मानिए कि 126 में 75 सीटें हम लोग सवाल ठीक है। अंशु जी आपका दावा ठीक है। प्रधानमंत्री जी बीजेपी और प्रधानमंत्री जी ने उस विषय पर कुछ नहीं कहा जो 3-3 पासपोर्ट उनकी बीवी के पाए गए, पत्नी के पाए गए। ठीक है, कहते चाय बेची, ये किया वो किया, लेकिन आपने धोखा जो दिया है उससे बड़ा क्या है? ठीक है, सवाल आपने तो 10 रुपए की चाय ली, आप राजनीतिक पार्टी है, चाय ली आपने, 50 की बेची, आपने व्यापार किया उस चाय का। ठीक बात है अंशु जी, आप राजनीतिक पार्टी है, आपको सवाल उठाने का हक है, लोकतंत्र में सवाल उठाने चाहिए। लेकिन सवाल यही है ना कि हरियाणा में आपकी जीत पक्की थी, लग रहा था, महाराष्ट्र में आपकी जीत पक्की लग रही थी, उससे पहले राजस्थान, उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार की बात करें तो सब जगह तो आपको डिफीट मिल रही है, हार मिल रही है। ऐसे में असम आपके हाथ में कैसे आएगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, हर राज्य के चुनाव के समीकरण अलग होते हैं जी, हर राज्य की परिस्थितियां, और बिहार और हरियाणा में तो वोट चोरी हुई है। हरियाणा में तो हम 1% से भी कम के अंतर से चुनाव हारे। बिहार में 20 लाख वोट चोरी किए गए, लेकिन असम की जनता ये देख रही है और जो लोगों के अधिकार छीन के संविधान बदलने की कोशिश है। पहले तो संविधान बदलने की बात कर रहे थे जी, अब संविधान नहीं बदलेंगे, एक एक करके सब कानून खत्म करके ही बदल डालेंगे। जिल्द कवर वही रहेगा, अंदर बदल जाएंगे पन्ने। तो असम की जनता इसीलिए बदलाव करने जा रही है। और जो सबसे बड़ा धोखा हेमंता विश्वकर्मा ने दिया है असम के लोगों से गद्दारी करके, उसका जवाब, हिसाब किताब मुझे आप बताइए। आप भले आरोप लगाएं गौरव गोगोई जी पर, सोनिया गांधी जी पर, भारतीय जनता पार्टी तथ्य लाकर सामने रखे, नहीं रख पाए ना आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने हर बार खारिज किया, लेकिन हमने जमानत पर है ना, 3-3 देशों के पासपोर्ट दोनों बता रहे। भारतीय जनता पार्टी कहती है आपके दोनों नेता जमानत पर हैं, सोनिया गांधी भी जमानत पर है और राहुल गांधी भी जमानत पर है। देखिए, जमानत सजा को नहीं तय करता है जी। एक न्यायपालिका, भारत के संविधान में एक व्यवस्था है कि यदि आप पर कोई आरोप झूठे लगा रहे, FIR तो कल प्रदीप जी आप पर भी हो सकती है, तो आप क्या जमानत नहीं लेंगे क्या? आपको अधिकार है, लेकिन आप दोषी थोड़े हो गए। अंशु जी आप बने रहिए हमारे साथ में। अभी हमने आपको हेमंत बिश्व शर्मा की बात सुनाई, जरा गौरव गोगोई कुछ करें, उनकी भी बात सुन लेते हैं। असम के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। असम के लोग, असम के भविष्य के निर्णायक भूमिका लेने वाले व्यक्ति, समाज आज आगे आए हैं। और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि जब मैं पिछले लोकसभा चुनाव में वोट देने आया था
तो मैं उस समय मेरी माताश्री मेरे साथ नहीं थी, उनके स्वास्थ्य के कारण वो उस समय लोकसभा में अनुपस्थित थी, और आज मेरे साथ वो आज उपस्थित है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको वोट देने का अवसर भी मिला। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मान्यता रखती है। भारतवासी का आशीर्वाद, स्नेह, यही मांग रही हूँ, और सारा असम का यही मेरा है। गौरव गोगोई साहब 3 टाइम सीएम रहे, एक लेगेसी गौरव गोगोई साहब के साथ है। अभी इनकी आंटी से मैंने बात किया, बोला गौरव गोगोई बहुत शांत है और सच्चा बोलने वाला इंसान है। वो तो पब्लिक में बताएंगे ना, आप लोग बताएंगे कौन सच्चा है कौन क्या है। मेरा तो मैं सिर्फ आशीर्वाद मांगने आई हूँ सिर्फ करके। तो देखिए, ये तरुण गोगोई की पत्नी है, गौरव गोगोई की माँ है। गौरव गोगोई उनको सामने लेके आए, जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे कि महिला वोटर का बहुत बड़ा यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन है। तो गौरव गोगोई भी सामने आए हैं, उनकी माता जी भी सामने आई हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो ये कितना इफेक्ट डालेगा, कितना इम्पैक्ट डालेगा, ये देखना प्रगति काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन हम जरा सवाल ले लेते हैं, हमारे साथ में जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं गुवाहाटी से। शर्मा जी, आप जरा ये बताइए, एसआईआर का मुद्दा भी अंशु अवस्थी उठा रहे हैं, और एसआईआर का मुद्दा कई प्रदेशों में उठाया गया, बिहार की बात करें तमाम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है। असम में जो यूसीसी का मुद्दा है, असम में जो एसआईआर का मुद्दा है, वह कुछ प्रभावित करता लोगों को नजर आ रहा है क्या? ज्योतिष्मान, सवाल आपसे ही है कि किस तरीके से ये मुद्दे असम की सियासत में गरमाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने और सारे चुनाव में भी देखा, क्या कुछ नजर आ रहा है? जी देखिए, जो यूसीसी का जो मुद्दा है, ये मुद्दा बीजेपी मैनिफेस्टो में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर वे सरकार में आएंगे नेक्स्ट टर्म पे, तो वो यूसीसी बलवत्त करेंगे, यूसीसी को लागू करेंगे। और यूसीसी का जो मुद्दा है, ये कांग्रेस बार बार उठा रहा है कि असम पर या फिर बहुत ज्यादा आपका ट्रेडिशनल लोग यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ पे लोग हैं, उनका जो ये ट्रेडिशन पे मुख्यम आघात होगा, या फिर वहाँ पे जो है आपका उनका जो ट्रेडिशन है उनको किल किया जाएगा, उनको रखा नहीं जाएगा। तो यूसीसी का जो दावा है वो नकार रहे कांग्रेस के बहुत ज्यादा यहाँ के जो लीडर है, असम के जो बड़े बड़े लीडर है, वो नकार रहे। ज्योति, मैं एक सवाल है आपसे, वो कौन, ये कांग्रेस से भी मैं सवाल यही लूंगा। एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको वो एज दिला सकते हैं, वो कौन से मुद्दे हैं? सबसे बड़े मुद्दे तो यही है कि घुसपैठिया, यानी असम पर जो घुसपैठिया का जो बार बार आना हो रहा है, या फिर उनको जो एविक्शन किया जा रहा है। और फिर से बता रहे कि 5,000 लाख बीघा जमीन बीजेपी यानी हिमंत बिस्व शर्मा की अगर सरकार असम पर आती है तो उनको फिर से एविक्ट किया जाएगा, ये सबसे बड़े मुद्दे है। और हिमंत बिस्व शर्मा ओपनली उन्होंने दावा किया था कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड असम पर लागू करेंगे। ये सबसे 2 बड़े मुद्दे हैं। और जैसा कि फिर से आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है असम पर, वो अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा उन्होंने बताया कि वो इस बार नौकरी उनको मिलेगा, उनको नौकरी पर जैसे वैकेंसी होगा। तो ये तीनों मुद्दा एक्चुअली सबसे बड़े माना जा रहा है। ठीक है, जो तुम्हें बने रही है हमारे साथ में। अंशु जी से भी वही सवाल लेते हैं। अंशु जी, आपके पास वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो लगता है कि आपको एज दिलाएंगे और 75 से ज्यादा सीटें आप जीत पाएंगे वहां पर? देखिए, भाजपा की 10 साल की सरकार है केंद्र में जी, और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य होते हैं वो केंद्र की जो वित्तीय सहायता है उस पर निर्भर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य, विशेष तौर से असम, मणिपुर, इन सबको उपेक्षित किया, और जिसकी वजह से वहां पर जो विकास की गति कांग्रेस सरकार में, वहां की जो जीडीपी थी, लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय थी, पर कैपिटल इनकम, वो सब घट गई, माइग्रेशन बढ़ गया। और जो मणिपुर की घटना हुई जिसमें बीजेपी की सरकार थी, उन लोगों ने वहां के लोगों को लड़ाया, तो इसका असर असम पर भी पड़ा है। असम की सरकार जो वहां की सीमा का मुद्दा है, मणिपुर के साथ सुलझा नहीं पाई, तमाम बार आपने संघर्ष देखा सीमा पर। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम वहां पर जा रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, जो हम अपना मैनिफेस्टो लाए हैं वो असम के लोगों को
उनकी प्रगति को आगे बढ़ाएगा, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, और उस पर असम की जनता मोहर लगाने जा रही है। लेकिन सवाल ये है ना, भारतीय जनता अंशु जी, पार्टी के ठीक है अंशु जी, सवाल ये है कि आप अपना घर संभाल नहीं पाते हैं। आपके सांसद जो इतने सीनियर सांसद थे वो ऐन चुनाव के वक्त छूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आपके तमाम बड़े नेता, चाहे शशि थरूर की बात करें, आनंद शर्मा की बात करें, वो सब भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। तो आप अपना घर संभाल नहीं पाते हैं, चुनाव कैसे जीतेंगे? कांग्रेस पार्टी में देखिए, सब जो है अपनी विचारधारा के साथ, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी एक हथकंडा ये भी फेंकती है कि कुछ ना कर पाओ तो जो है इनके नेताओं को तोड़ लो। लेकिन आप जनता को थोड़े तोड़ पाएंगे। नेताओं को, आप एक दो नेताओं को तोड़ लिया आपने, लेकिन प्रियंका गांधी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, उन्होंने जो प्रचार किया, लोगों का जन समर्थन मिला, और उससे हम और मजबूत हुए जी। कि जब नेता निकले और जनता ने मन बना लिया था, तो वैसे तो भले हो सकता है बीजेपी कुछ फायदा होता, लेकिन अब तो होना ही नहीं, क्योंकि अब लोग इस बात को रिजिड हैं कि क्या वो बीजेपी ये समझती है कि वो सिर्फ नेताओं के सहारे चुनाव जीत लेगी? क्या असम की जनता सिर्फ बीजेपी के नेताओं की गुलाम है? तो इससे ये एक जो असमियत है, एक जो असमिया है, एक जो उनकी अपनी पहचान है, आइडेंटिटी, तो उसको लेकर वो वोट कर रहे हैं, और वो बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी के साथ। होगी अवस्थी जी की क्या कुछ दिखता है असम में? आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जिस तरीके से अब वहां पर नतीजे आएंगे 4 मई को, ये पता चलेगा कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी को जनता वहां पर समर्थन देती है, किसकी जीत होती है। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि जिस तरीके से लगातार चुनाव हो रहे हैं, अब आपको ये जानकारी दे दें कि वोटिंग प्रक्रिया और भी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, अंशु अवस्थी जी। उन्होंने भी ये दावा किया है कि असम में कांग्रेस बढ़ चढ़कर बढ़त बनाएगी, और जैसा कि उन्होंने ये भी जिक्र किया प्रदीप सर की 75 सीटें जीत कर लेकर आएंगे। और ये दावा अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि असम में ज्यादा फोकस बीजेपी करती नजर आई। हालांकि अभी हम देखें, आज 3 जगहों पर चुनाव है, पर असम का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ और असम पर सबसे ज्यादा फोकस करती बीजेपी नजर आई। उसके बाद भी अगर कांग्रेस के नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि असम में इस बार जनता बदलाव करेगी, इस बार अपनी पहचान को लेकर, असमिया पहचान जो है उनकी, अब उनका जो परिवेश है उसे लेकर आगे बढ़ेगी और बदलाव देखेगी, तो ये भी उनकी बात पर गौर करने वाला हो जाएगा। दो चीजें हैं प्रगति, देखो इसमें आपने बहुत सही सवाल उठाए। पहला है कि देखिए, अगर हम कांग्रेस से आप बात करोगे तो वो असमिया की बात करते हैं, वो क्षेत्र की बात करते हैं, वो रीजन की बात करते हैं। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप बात करोगे तो वो राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके पास में है, तो पूरे देश की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, क्षेत्र कुछ नहीं है, हम सीधे राष्ट्र की बात करते हैं। 2047 तक हम राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और इसलिए राष्ट्र की बात करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस हो और दूसरे जो दल हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो हमारे जो अधिकार हैं उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि राज्यों को भी उनका पूरा अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए वो क्षेत्र की बात करते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो महिलाओं की अगर हम बात करें, देखिए लगातार वही बात हो रही है कि महिलाओं पर उनका पूरा फोकस है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लुभाने की लगातार कोशिश कर रही है, जिसके जरिए कि वो सत्ता बनी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है, जो हमने प्रगति ये कही थी कि ये असम, आपने कहा ना कि असम में सबसे ज्यादा फोकस है लोगों का। यूं तो चुनाव 2 और स्टेट में हो रहे हैं, एक यूटी में हो रहा है, एक स्टेट में हो रहा है, और केरल में यहाँ से ज्यादा सीटें हैं। लेकिन असल फोकस यहाँ असम में इसलिए है प्रगति, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का गेट कहलाता है। यहाँ से जो जीतेगा वो नॉर्थ ईस्ट की, यानी कि जो 7 सिस्टर्स है उसमें उसका दबदबा कायम होगा। और यही कारण है कि असम में सबसे ज्यादा टक्कर आपको दिखा। आप देखिए प्रगति, आप देखोगे वहां पर आपको कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें, वहां खड़गे भी दिखाई दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके, प्रियंका गांधी भी वहां पर दिखाई दी, राहुल गांधी भी वहां पर दिखाई दिए, तमाम उनके नेता, गौरव गोगोई वहां पर हैं, गौरव गोगोई की माता जी भी हैं, गौरव गोगोई के जो पिता 3 बार यहाँ पर सीएम रहे, तरुण गोगोई उनकी पत्नी, यानी कि गौरव गोगोई की माता। तो लगातार वहां पर कैंपेन कांग्रेस वहां पर कैंपेन कर रही है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो शीर्षस्थ नेता, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई बार वहां पर
जनसभा कर चुके हैं, लोगों से अपने आप को कनेक्ट कर चुके हैं, चाय बागान तक जा चुके हैं। अमित शाह वहां पर कई बार गए, कई जनसभा की है, घुसपैठियों की वहां पर बात की है। उसके अलावा नितिन नवीन की बात करें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस साथ साथ में जो उनकी लोकल लीडरशिप भी है वो सब, हेमंत बिस्व शर्मा तो लगातार लगे हुए ही हैं। तो पूरी तरीके से कोशिश यही है कि असम की सत्ता को रिटेन किया जाए और जो दरवाजा है ईस्ट का उसको कांग्रेस के लिए बंद किया जाए। तो ये और यही कारण है कि असम का चुनाव, इन तीन जो 2 राज्यों के चुनाव हैं और एक यूनियन टेरिटरी का चुनाव है, उसमें असम का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हो चला है। और हमारे साथ राज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि असम, केरल, पुडुचेरी में सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस का किस तरफ है। बहुत बहुत स्वागत है राज जी आपका। अब आपको ये जानकारी दे दें कि जिस तरीके से असम में वोटिंग हो रही है, और इससे पहले अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने ये जिक्र किया है कि 75 सीटें इस बार असम में कांग्रेस लेकर आ रही है। हाँ, सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आप पब्लिक देख रही है कि पहली बार सबसे ज्यादा नुकसान हेमंता जी के बड़बोलेपन से हो रहा है। और देखिए, भ्रष्टाचारी में तो सबसे बड़ी बात है, लोग ये सोच रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरे इंडिया का सबसे भ्रष्टाचारी बताती थी, आज वो उसी के उसमें नेतृत्व में लड़ रही है। तो ये लोगों में जा रहा है और लोग बदलना भी चाहते हैं सरकार को। वहां कुछ नहीं हुआ, जैसे मैं भी सुन रहा था, अभी अंशु जी पूर्व में कह ही रहे थे, वहां से लोग जाने लगे, माइग्रेशन होने लगा। अच्छा, दिया ही क्या वहां? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिया तो है नहीं। तो लोग चाहते हैं, देखिए प्रदेश हो या, अभी आपके एडिटर साहब भी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है वो, कि भारतीय जनता पार्टी को मैं कभी भी पार्टी मानता ही नहीं हूं। वो एक एनजीओ की तरह काम करती है जिसकी पावर सेंट्रलाइज रहती है। आप कोई बात सुन लीजिए भाई, मुख्यमंत्री की अपनी भूमिका है ना, और प्रधानमंत्री की अपनी भूमिका, गृह मंत्री की जो देखो का उनके विजन से छोटे छोटे कामों में प्रधानमंत्री जाते हैं। और ये पब्लिक को लगता है कि फाइनेंशियल मेजरमेंट है, जहां पे एक एमपी उद्घाटन कर सकता है, वहां प्रधानमंत्री जाता है। प्रधानमंत्री जाते हैं तो राज्य सवाल ये है कि अनुशासन है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। उनका एक एक सिपाही अपने प्रधानमंत्री की बात सुनता है, अमित शाह की बात सुनता है, केंद्रीय नेतृत्व की बात सुनता है, लेकिन आपके सिपाही आपकी बात नहीं सुनते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का ये नुकसान भी है ना। शशि थरूर आपकी बात सुनते नहीं है, आनंद शर्मा आपकी बात सुनते नहीं है। G23 का मामला आपको याद ही होगा, जिसमें गुलाम जो कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उनसे लेकर के जो तमाम नेता हैं जो नाराज थे, आपका साथ छोड़ करके चले गए। तो डिसेंट्रलाइजेशन का ये नुकसान भी है ना, उसकी कैसे भरपाई करेंगे आप? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा प्रदीप भाई, जो नुकसान होना था वो हो चुका जी। जितना भी हमारा नुकसान होना था हमारी पार्टी का हो चुका। और मैं ये मानता हूं कि अगर दूध किचन में फट जाए तो ये एहसास दिलाता है कि बर्तन को सही तरीके से साफ रखा जाए, उस पर कोई नमक का चमचा ना डाला जाए। जिनको जाना था, मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके लिए कुछ गलत शब्द करूं, क्योंकि ये शोभा नहीं देता। जो आपने कहा, मैं आपकी बात से 200% इत्तेफाक रखता हूं। कोई मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन जो बात है, हम यहाँ बैठते हैं, हमें लोग सुनते हैं, हर वक्त हम गलत कहेंगे, मैं आपकी बात को काटूंगा, इससे हमारी भी सम्मान घट जाएगा। ये अच्छी बात है राज जी, ये आपकी अच्छी बात है कि आप सही चीज को स्वीकार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक ये भी है ना, आप देखिए साउथ जो कि पूरा दरवाजा बंद था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां केरल तक का दरवाजा खुल गया। केरल में शशि थरूर जहां से सांसद हैं, वहीं से भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुन करके आ गया। तो देखिए, मेरी एक विडंबना है, मैं जहां बोलूं वहीं समझ लीजिएगा प्लीज। मेरी एक विडंबना है कि जितनी राहुल जी करती है, राहुल जी मेहनत करते हैं, जितनी प्रियंका जी करते हैं, मैं उसकी 7% नहीं कर पाता हूं जी। मैं कुछ भी कह दूं, मैं अगर 20% भी करने लगूं, मेरे जैसे लोग, हमें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज भी कह रहा हूं, जो पिछली लोकसभा का चुनाव हुआ, सत्ता हमारी आनी चाहिए थी, हमसे सत्ता बीजेपी ने नहीं जीती, हम खुद गवाह बैठे जी। हरियाणा का चुनाव हो, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ आलोक वत्स भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से रहता है। आलोक जी, आपके पास भी आऊंगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तरीके से अगर देखा जाए तो देखिए, असम चुनाव पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस किया, केरल में अभी वो अपनी चीजें बनाते नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि किस तरीके से वहां पर असम में अगर दावा कर रही है कांग्रेस, तो क्या कुछ वहां पर नजरिया आपको समझ में आ रहा है?
हालांकि अभी कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा आलोक जी से। आपसे ही जानना चाहूंगी राज जी, क्या कुछ दिखाई दे रहा है असम को लेकर, क्योंकि अभी अंशु अवस्थी ये कहकर चले गए कि 75 सीटें जीत रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, पर जो मुद्दे हैं क्या वो जनता के मुद्दे उठाकर आप आने के लिए वहां पर तत्परता दिखा रहे हैं, या केवल जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ दिनों पहले हमें नजर आया, पवन खेड़ा ने भी आरोप लगाया? राज जी, आपको आवाज आ रही है? राज जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आपसे सवाल मेरा वही है कि आपने, लेकिन अच्छी बात है कि आपने पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया कि अच्छी बात है कि आप हमारे आपके नेता राहुल गांधी 100% मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग 60% ही मेहनत कर पाते हैं। राज जी, आपको आवाज मिल रही है? आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए राज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। मैं अनम्यूट हूं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, वत्स जी आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको राज जी आपको रुकूंगा, वत्स जी के पास चल रहे हैं। वत्स जी आपके पास आ रहा हूँ। किसी मेरे नाम के नीचे किसी और की तस्वीर लगी हुई है। हम अपने सही कराने की कोशिश करते हैं, हम अपने पीसीआर से कहेंगे कि वो जो तस्वीर है मेरी आवाज जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हम पीसीआर से कहेंगे कि वो तस्वीर, जो सही तस्वीर है वो तस्वीर लगाए। हम वत्स जी के पास चलते हैं। वत्स जी, आप हमें बताइए कि असम में लड़ाई बहुत तगड़ी है। यूं तो 3 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग हो रही है, लेकिन सारा फोकस आपका असम पर ही है, ऐसा क्यों? देखिए, ये किसने कहा आपसे? वत्स जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पा रहे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। जी राज जी की ओर ही रुक करते हैं, क्योंकि अगर हम अभी देखें, हम प्रदीप सर, हम ये भी जिक्र कर रहे थे कि पवन खेड़ा ने इल्जाम लगाया है और जिस तरीके से चीजें वहां पर नजर आ रही है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे राजीव रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। राजीव जी, क्योंकि अगर हम देखें तो एक तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 75 सीटें जीतेंगे, सत्ता में आकर रहेंगे असम में, और बीजेपी का आप देखिए फोकस जो है वो असम से नहीं हटेगा और एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने की बात करती नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते असम पर आप क्या कुछ नजारा देख रहे हैं, किस तरीके से चीजें आपको नजर आ रही है वहां पर? ये ठीक कराइए, मेरा नाम अब राजीव रंजन दिखा रहे हैं। ठीक है, हम अभी कोशिश करते हैं। आप अपने पीसीआर से कह रहे हैं कि वो चीजों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन तब तक आप राजीव रंजन जी आप अपनी बात रख सकते हैं। एज ए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप क्या देख रहे हैं, असम में क्या हो रहा है? राजीव रंजन जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है राजीव रंजन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राज जी का ही रुख कर लेते हैं। राज जी, हम वापस आपके पास। राज जी, आपको आवाज मिल रही है? मिल रही है। राज जी, आपको आवाज अगर मिल रही है तो आपके साथ एक अच्छी बात यह है, आपने बहुत शानदार बात कही कि आप सत्यता को नकारते नहीं, सत्यता को स्वीकार लेते हैं। आपने कहा, ये मुझे अच्छा लगा कि आपके कुछ नेता ऐसे हैं जो आपके नेता की बात नहीं सुनते हैं और वो राहुल गांधी 100% मेहनत करते हैं, ये लोग 60% भी नहीं करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यही नेता आपको चुनाव में हराने का काम करते हैं। जैसे शशि थरूर की हमने बात की, शानदार नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े लिटरेरी हैं, यूनाइटेड नेशन में काम किया है, 36 किताबें लिखी हैं, लेकिन उनकी जो मंशा थी कि उनको वहाँ पर एज ए सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, आप लोगों ने उनको सीएम का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? नहीं, अब ये बातें, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। ये बातें कभी कभी कुछ कहने की नहीं है। कहते हैं ना कि कभी जिंदगी में कभी कभी कड़वे फैसले लेने होते हैं और उन फैसलों पे अगर फायदा ना हो तो कड़वा घूंट पीना चाहिए। मुझे लगता है जिन बड़े नेताओं को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई बनाना चाहिए था, उन्हें कड़वा घूंट भी पी लेना चाहिए था। अगर मैं कहूं अगर राहुल जी जिस तरह मैं राहुल जी को जानता हूं, वो झूठ नहीं बोलते। और मैं आपसे भी एक बात दावे के संग आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, पिछले 10 साल 2012 के बाद की बात करूं तो एक भी राहुल जी का बयान नहीं होगा जो उन्होंने 12 में कहा और 24 में बदल गए, 13 में कहा 25 में बदल गए। वो जो कहते हैं वो दिल से कहते हैं। और मैं समझता हूं कि देश का भाग्य होगा जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन यहां समझने की दूरी है। मेरा ये मानना है, मुझे मेरी पार्टी सब कुछ नहीं दे सकती। नहीं, राज जी, ये अच्छी बात है। राज जी, आपने कुछ बातें बहुत अच्छी की, मुझे आपसे बात करना अच्छा लग रहा है कि ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से बातें की और उनको लगातार उस पर कायम रहे,
उससे जो उनकी छवि थी, पप्पू वाली छवि, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। अब वो एक अच्छे नेता के रूप में देखे जाने लगे हैं। ये आपके लिए एक अच्छी बात है। हमारे साथ और भी वत्स साहब भी शायद जुड़ चुके हैं, या जी वत्स जी जुड़ गए हमारे साथ, वत्स जी जुड़ गए, समीकरण समझ लेते जी। वत्स जी, असम, अब यूं तो कई 2 और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, एक पौंडीचेरी में जो यूनियन टेरिटरी, वहां भी चुनाव चल रहा है, केरल में भी चुनाव चल रहा है, लेकिन ज्यादातर फोकस आपका असम में क्यों है? क्या खास बातें आपको नजर आ रही वहां पर? देखिए विश्वकर्मा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे जी हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। विश्वकर्मा जी, ये परसेप्शन आपने कैसे गढ़ लिया कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आज 3 जगह वोट डाले जा रहे हैं कि हम असम पर ही फोकस कर रहे हैं? असम तो हमारे लिए केक वॉक है जी, इसलिए कि वहां पर जो जनता को हमारी कार्यों से अभिभूत हो चुके हैं। आपके रिपोर्टर जब जाएंगे जनता के पास, मैं अभी विभिन्न चैनलों पे था, वहां पर रिपोर्टर आसाम में जब जाके पूछते थे लोगों से किस बिला पे वोट दे रहे हैं जी, तो एक सुर में सबों का यही कहना था, विकास के कारण दे रहे हैं, और विकास बहुत हुआ है। ये पूरा इंडिकेशन है कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। वत्स जी, ये राज जी जो लास्ट वत्स जी आपके पास नैरेटिव कर रहे हैं, नहीं वत्स जी, आपके पास पूरा मौका है। वत्स जी, आपके पास पूरा मौका है कि अगर हमको आप कुछ काम गिना सकें, 5 काम वो गिना सकें। माफ जो कीजिएगा, असम बीच में रोकना चाहूंगी, हेमंता बिश्व शर्मा का बयान सामने आ रहा है, एक बार वो भी हम सुनवा देते हैं, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। ठीक। असम में आज चुनाव है। चुनाव का दिन माँ कामाख्या का दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। असम का मंगल हो, असम का जनता आगे बढ़े, यही माँ का समक्ष प्रार्थना रखा। আজি নিৰ্বাচনৰ দিনা মই মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনালো। অসমবাসীয়ে এখন ভাল চৰকাৰ পাওক, অসম বিকাশৰ পথত আগবাঢ়ক, সকলোৰে শান্তি আৰু মংগল হওক, तार कामना करिलो। जो ये हेमंत बिश्व शर्मा जी हिंदी में भी बता रहे हैं, मां कामाख्या के दर्शन किए हैं, उनसे आशीर्वाद मांगा है कि एक बार फिर से वो हैट्रिक लगाएं। 2 बार से वो सरकार में है। वत्स जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। आपके पास पूरा मौका है, आप अगर हमें 5 वो विकास के काम गिना सकें जो आपने वहाँ के असम के लिए किया हो, और जो आपको इस चुनाव में जीत दिला सकने में एज प्रदान करेंगे। 5 काम कहा जी, पहले तो मैं वो 5 काम गिना दूं जी। 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना जी। उसके बाद, अगर जगह का नाम मैं सही स्पेल कर पा रहा हूं, बेगोबेल में पुल का निर्माण, गुवाहाटी में एम्स का निर्माण, नूररत में फर्टिलाइजर फैक्ट्री का एक्सपेंशन, और उसके बाद विभिन्न शहरों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का गूगल निर्माण। में देख के बोल रहे हैं, गूगल में जी। इन्हें 5 काम याद अरे नहीं है। गूगल बस कहाँ आपको है? क्या? गूगल कहाँ है मेरे पास? नहीं, मेरे ठीक है। दोनों हाथ ऐसे नहीं खड़े नहीं, हैं। राज जी, इसमें कोई बुरा नहीं है। राज जी, इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर गूगल देख करके भी कह रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? आज AI का जमाना है। फोनो फ्रेंड की फैसिलिटी राज जी, 3 तारीख को इन्हें फोनो रिजल्ट फ्रेंड देख की लीजिएगा। फैसिलिटी नहीं है बस यहाँ पे। आंसू पोछने में जरूर आऊंगा। अभी अरे, आपने अभी 97 देखो, बार going, शिकस्त खाई है going। राहुल गांधी के नेतृत्व में। असम से आपका going, सेंचुरी ये चुनाव पूरा going। करवा देगा। उस दिन मैं आपके की आंसू पी सिंह पोंछने जेल आऊंगा। जाएंगे, जो आप जिसको बातें कर रहे भ्रष्टाचारी हैं, कहीं, राहुल जी ने ये उसको किया, ईमानदारी राहुल जी ने वो बनाएंगे। किया, ये सब चल रही है राहुल जी ने जनता 3 जानती। नैरेटिव सेट किए थे। अच्छा, चौकीदार चोर पहले है, भ्रष्टाचार चौकीदार को चोर है, ऐसे जाओगे, को जाके माफी ऐसे मांगनी जगह पड़ी। की- नरेंद्र सरेंडर देश की अभी जो जनता ने बोल रहे ना गंदे उनको गंदे सरेंडर सब करा दिया। उसके गंदे बाद गंदे। वोट चोर, अच्छा, गद्दी मुख्यमंत्री चोर, कौन होता है अरेस्ट तो करने 6 वाला? सीट पर आके सिमट गए। कैसे कह दिया अरे आप क्या मुख्यमंत्री बात ने? करेंगे? 60 मैं जेल वर्ष में के 20 रूल में में तो आप ठीक फंसवाऊंगा। नहीं कर पाए, क्या और हमको आप हेमंता सोच रहे हैं सीओ कि देखिए, ऐसे तो फिर समझ नहीं आ पाएगा। देखिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। प्रगति, ऐसे दोनों को इलेक्शन बात की कर चीजें लेने नहीं देते हैं। समझ दोनों पाएगी। लोग अच्छा शानदार बात कर रहे हैं। जी, अपने अपनी आप बात रख सकते हैं। राज जी, आप अपनी मैंने कहा जी ना
वत्स जी विश्वकर्मा जी जी ये जो नैरेटिव सेट करते हैं ये इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ जाता है। और आप देख लीजिएगा अभी जो नैरेटिव इन्होंने सेट किया है हेमंता विश्वकर्मा की पत्नी के ऊपर, ये भी इन पर बैकफायर करेगा। जी नहीं वत्स जी सवाल, अगर आप में सच्चाई पर थे तो कोर्ट में क्यों नहीं ले गए? नहीं वत्स जी आप हर बार, बोल के क्यों चुप रह गए? वत्स जी भारतीय जनता पार्टी, आपके पास तथ्यात्मक वत्स जी सवाल ये है, वत्स जी सवाल ये है, सुनिए तो वत्स जी सवाल ये है, वत्स जी सवाल ये है ना कि हर बार आप लोग ये कहते हैं कि आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए। हर मामला अगर कोर्ट में चला जाएगा तो जनता की अदालत में मामले कैसे सुलझेंगे? अच्छा तो एक चीज, जनता के मामले में जनता का भी तो कुछ वो जी एक चीज बोलिए विश्वकर्मा जी मैं कहता हूं प्रीति ठाकुर डकैत है, मान लीजिएगा। नहीं आप उसके लिए एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे ना, आप एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे बिल्कुल, और उस पर कार्रवाई तो ले जाइए कोर्ट। आप वत्स जी आप एक सवाल, आप एक बात सोचिए, कोई लांछन लगा दीजिएगा। वत्स जी एक सवाल सुनिए, सवाल सुनने का मादा रखिए। सवाल यह है 2013 में भी हमने देखा कैसे महाराष्ट्र के एक नेता उत्तर प्रदेश में आते थे, लगातार हर दिन आरटीआई के जरिए खुलासे करते थे और सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे। हम लोग रोज कवर करते थे, और विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आपका काम है सफाई देना और उस पर कार्रवाई करना अगर वो गलत बात हो तो आप कार्रवाई करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बार आदमी कोर्ट जाए। जी मैं अभी आपसे मैंने कहा जी कि मैं कहता हूं प्रीति ठाकुर डकैत हैं, आपने कहा तथ्य के साथ प्रोड्यूस कीजिए। हाँ तो उन्होंने कहा कि उनके पास 3 पासपोर्ट है। हाँ। अब 52,000 करोड़ का उनके ऊपर उनकी कंपनी है यूएसए में जी। तो जाइए प्रूफ लाइए। अब प्रूफ को लेके कहां जाइएगा? कोर्ट में ही ना, जी। वही कहेगा ना कि ठीक है कि नहीं है ठीक। परसेप्शन बनाया जा रहा है। ठीक है, राज जी से सवाल ले लेते। राज जी ये बात तो ठीक है कि आपको एविडेंस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और अल्टीमेटली आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना ही और पड़ेगा। प्रदीप सर केवल एविडेंस की बात नहीं है, ये भी जानना बेहद, राज जी सवाल सुन लीजिए, ये भी जानना बेहद जरूरी है कि जब एकदम चुनावी समीकरण बहुत ज्यादा करीब आ गया तब ये सारी चीजें क्यों गर्माती नजर आई? सवाल मेरा ये भी रहेगा। प्रगति ये तो ठीक है, ये हर राजनीतिक पार्टी करती है। ठीक है जी राज जी। आपका दूसरे सवाल का मेरा पहला जवाब जी। जब पता चला, जब हमने सार्वजनिक कर दिया, मैंने इल्जाम, अगर प्रदीप भाई मैं आप पे लगा रहा हूं इल्जाम कि आपने ये गलत बोला, ये गलत पेपर प्रोड्यूस किए, आप बताओ, जवाब आप दे दो। नहीं, गलत बात नहीं किए, ये क्या मतलब? आप दोहरीकरण पे नहीं चले। राज जी लेकिन हम गलत हैं या सही अभी राज जी आप पॉलिटिकल गेन करने के लिए गलत नैरेटिव सेट करेंगे तो वो तो नहीं चलेगा ना। आपको सही नहीं, अगर मैं गलत हूं तो आपको मेरे खिलाफ तथ्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे, सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। जी अच्छा, एक और बात सुन लीजिएगा, असम पे लाखों केस पेंडिंग हैं, 6,000 तो पॉस्को एक्ट के पेंडिंग हैं, उस पे पुलिस क्यों नहीं गई? राज जी यूं तो देश में 5,000 लाखों केस पेंडिंग है, कैसे उसको वहां कैसे उस पर हम उसकी बात नहीं कर रहे। सवाल ये है कि जो भी आ रही है हेमंता पे, उनका गुस्सा कैसे बोल रहा? आप मुझे चोर कह दो, मुझे गुस्सा नहीं चढ़ेगा क्योंकि आई एम नॉट ए चोर। और गुस्सा नहीं, लेकिन अगर आप एक ईमानदार आदमी को चोर कहेंगे तो गुस्सा तो लगेगा ना। आप किसी भी ईमानदार आदमी को आप प्रणाम, ये बीजेपी का शब्द है, ये आप नहीं कह सकते ईमानदार उन्हें। ये नहीं, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं एक बात जनरल बात कर रहा हूं। राज जी बीजेपी ने तो दिया था मिनट जी, बीजेपी ने दिया नहीं दिया था, इन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि चोर है, फिर पलट दिया ये ईमानदारी। एक मिनट राज भाई, एक मिनट। ये कह रहे हैं कि हमने कहा चोर है, सफाई दे, तो मैंने भी तो कहा प्रीति ठाकुर डकैत है, सफाई दे। ठीक बात, चलो दे देंगे, बिल्कुल ठीक। कागज दिखाओ जिस बल पे कह रहे डकैत है। अच्छा, कोई किसी के ऊपर कुछ भी लांछन लगा दे और वो सफाई देता फिरे तो रोज ही कोई ना कोई किसी के ऊपर कोई ना कोई बातें कर देगा। वो अपना सफाई देता फिरे, किसको सफाई दे, कहां सफाई दे? वत्स जी लेकिन सवाल बता दीजिए। वत्स जी सवाल के प्रेसिडेंट को जाके सफाई दे, वत्स जी मेरे पास 3 पासपोर्ट नहीं है, अपना कांग्रेस के प्रेसिडेंट को जाके बताया कि हाँ जी मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यूएसए में, कहां सफाई नहीं है तो नहीं बता रहे हैं। अरे अच्छा लो, कैसी बदखाना बातें कर रहे हैं कि कोई किसी के ऊपर कुछ लांछन लगा दे वो सफाई देता। आपने तो राहुल गांधी जी को भी चोर कहा, निकले। मैंने कभी नहीं कहा राहुल गांधी जी को चोर।
मैंने कहा अरे, राहुल आप गांधी जी लोगों को सजा चोर मिलेगी, नहीं है, और आज मैं सब आपको राजनीतिक पहले रूप भी से कह चुका, आप लोगों राजनीतिक का अगला रूप से जन्म परिपक्व कबर नहीं बिच्छू का है। होगा, कबर बिच्छू का जन्म होगा। आप वत्स लोग जी, झूठ मैं के आपको पीछे रोकना हो। चाहूंगा। राज्य जी से मेरा एक सवाल है, राज्य जी मेरा एक सवाल है, क्या जो 2013 से भारतीय जनता पार्टी ने नीति अपनाई थी कि आरोप लगाइए और सरकार को बदनाम कीजिए फिर सरकार बनाइए, क्या वही आपने भी उसी पैटर्न को पकड़ लिया है और अब आप भी वही काम कर रहे हैं कि ठीक चुनाव से पहले आरोप लगा रहे हैं जिससे कि बदनाम करके अपनी सरकार बनाई जा सके? क्या ये एक पॉलिटिक्स है, क्या एक टैक्टिक्स है ये आपकी? नहीं प्रदीप भाई, हम जिस संस्कारों की पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी जीवन में वो संस्कार से नहीं भर पाएगी। हम लोग झूठ नहीं बोलते। और देखिए, खेड़ा साहब ने भी एक बात बोली है, उन्होंने कहा आप जवाब दे दो, मैं गलत हूं। कहां दे रहे हैं? अच्छा, एक बार कह नहीं पाए क्या? हेमंता जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कर देते। नहीं, हेमंता ने नहीं करते भाई। नहीं राज्य हेमंत हम लोग- बिश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, और उन्होंने कहा क्या कि बोला? हाँ, उन्होंने कहा ना कि हम पवन खेड़ा को छोड़ेंगे नहीं, पवन खेड़ा भागते हुए फिर रहे हैं तो सामने क्यों नहीं आते हैं? पवन खेड़ा को एक सामने आना मुख्यमंत्री चाहिए। की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर वो नहीं राहुल थी। गांधी के सिपाही हैं तो जेल जाने से डरना क्या? नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हेमंता जी ने एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं की, एज ए बीजेपी के गुंडा की। वो शब्द आप बताइए, मैं दावे के संग कहता हूं, जो शब्द उन्होंने चुने वो आप चैनल पे भी नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकता। मैं बोलने से पहले मरना पसंद करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देखिए कितने खुशी खुशी बता रहे हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ऐसे शब्द यूज करते हैं। मैं उन शब्दों को प्रदीप भाई कभी यूज नहीं कर सकता। और उन्होंने जो गंदा शब्द कहा, अगर भिंड मुरैना में कोई डकैत आपस में कहते तो मर्डर हो जाते। चलिए ये ठीक तो है, उन्हें हमारे साथ संरक्षण है राजीव प्राप्त। रंजन राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, दोनों तरफ से वार पलटवार अभी शुरू हो चुका है, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि असम का चुनाव चल रहा है, जिस तरीके से दावे हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी। एक तरफ सत्ता पक्ष ये लगातार कह रहा है कि हम फिर से काबिज होंगे क्योंकि हमने विकास किया है। विकास बनाम विरोध की लड़ाई है, विकास का जिक्र हो रहा है, पर विपक्ष ये कह रहा है कि तब विकास जब हुआ है तो विरोध क्यों हो रहा है? आप कैसे देखते हैं वहां के समीकरण को, किस तरीके से चीजें हैं, और पवन खेड़ा के इल्जाम जो उन्होंने लगाए हैं मुख्यमंत्री पर, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? प्रगत जी, देखिए, चुनाव हो रहे हैं जी, कोई भी चुनाव होता है, सत्ताधारी दल विपक्ष सबको यह अधिकार होता है कि वह दावा करे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, वो अपनी तैयारी करता है, कोशिश करता है। तो दावे और उसके जवाब में जो दावे हो रहे हैं वो बिल्कुल तौर पे ठीक है। बात यह है कि एक्चुअल में किस पार्टी की क्या स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव रंजन जी, तो हम आपसे यही जी, समझना तो चाह रहे हैं कि वहां पर यथास्थिति मतलब स्थिति क्या है, आप क्या वहां पर होता हुआ देख रहे हैं? क्या हेमंत बिश्व शर्मा हैट्रिक मारते हुए दिखाई दे रहे हैं या कांग्रेस वहां पर सत्ता बदलती हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए, जहां तक मेरी राय है, मैं असम अभी गया, अभी तक गुवाहाटी गया था, वहां की जो अभी स्थिति है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हो सकता है कि पिछली बार से ज्यादा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की आ जाए। चुनाव के 6 महीने पहले तक की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की बहुत ठीक ग्राउंड पे नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे चुनाव आते आते हेमंत बिश्व शर्मा ने बहुत सक्सेसफुली इन चीजों को हैंडल किया। और अभी आज की जो परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी वहां 90 से कम सीटें नहीं जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, ये दूसरी ये बात जो ये राजीव आरोप रंजन जी, प्रत्यारोप ये की जो आप बात दावा है। कर रहे हैं, यही दावा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि अब की बार 90 के पार। लेकिन आपको वो कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 90 के पार ले जाने की में सहायक बन सकते हैं? जी देखिए, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याणकारी बहुत कार्य असम में किए हैं जिसे जनता को विश्वास है। दूसरा, वहां का जो इक्वेशन है, बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, कुछ वहां के जिले हैं जहां पे मुसलमानों का डोमिनेंस है, उसको बहुत टैक्टफुली भारतीय जनता पार्टी ने हैंडल किया है। SIR का मुद्दा भी कितना आपको फलीभूत होता नजर आ रहा है? क्या लगता है कि SIR का मुद्दा? SIR का बहुत कोई मुद्दा असम में नहीं है। SIR का जो असर बंगाल में है या जो बिहार में हुआ, उस तरह का असर इस चुनाव में असम में नहीं है, क्योंकि उतना पॉलिटिकलाइज वो नहीं हुआ SIR वहां का। जी, लेकिन सवाल राजीव रंजन जी, सवाल ये है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में वहां पर विकास बहुत किए हैं और वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं,
लेकिन वो कौन से विकास के काम हैं उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, और ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्यों उन विकास के कामों पर चर्चा नहीं हो रही है? देखिए, ये तो भारतीय राजनीति की विडंबना है कि विकास के मुद्दे पर हर पार्टी जानती है कि अगर वो चुनाव लड़ेगी तो वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। एक ये राजनीति की विडंबना है कि विकास के मुद्दे अंत में चुनाव में गौड़ हो जाते हैं, चुनाव में भावनात्मक मुद्दे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहां के जो लीडर अपोजिशन थे उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे। अब जब चुनाव करीब आ गया, चुनाव 2-3 दिन बच गया, और जब उस मामले की बहुत स्क्रूटनी हो नहीं सकती थी, तो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगा दिए गए। कुल मिला के भावनाओं में बहाकर, जनता को कंफ्यूजन में रखकर चुनाव जीतने की रणनीति सारी पार्टियां बनाती हैं, हर प्रदेश में बनाती हैं, और ये राजनीति की एक बहुत बड़ी विडंबना है। ठीक बात है, ये राजीव रंजन जी आपकी बात ठीक है कि आरोप, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है ना, ये तो हर राजनीतिक पार्टी करती है, ठीक चुनाव से पहले आरोप लगाती है। और अगर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है तो उसमें बुरा क्या है, क्या इसमें सच्चाई है नहीं है, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि उनके खिलाफ FIR हो ही गई है। लेकिन हम राज्य के पास चलते हैं। राज्य जी, भारतीय जनता, आप तो कह रहे हैं कि आप 75 के पार जाएंगे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो कह रही कि हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, और राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि वो हैट्रिक लगाएंगे और 90 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। आप तो 75 पर ही रह जा रहे हैं। बात कहना चाहता हूं, देखिए, हाथ कंगन को आज किया, पढ़े लिखे को फार्ज किया, सब रिजल्ट आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित रूप से मैं आंख से आंख मिला के, वत्स साहब अगर आंख मिलाए तो तब तो आंख मिला के कहूं भी, ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के, अब देख लो, मैं लुक एट मी, मैं आंख से आंख मिला के कहता हूं, यू आर गोइंग कहां है? सब आपकी सरकार नरक में गरत हो जाएगी। आज जाइए, आज मैंने कह दिया, मैं आपको राज्य हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव में भी आपने इसी का जिक्र किया था। मैं भी आपसे आंख से आंख मिला के कहता हूं, हरियाणा महाराष्ट्र में भी आपने इसी का जिक्र किया था। पुलाव ही पका के रहना, बात कह रहा है आसाम के लोग, लेकिन आसाम के लोग इसलिए चाहते हैं बदला। मैं बहुत सख्त कह रहा हूं उन्हें। चलिए ठीक है, वक्त जी, आ जाऊंगा और रुमाल लेके नहीं आऊंगा, तौलिया लेके आऊंगा, क्योंकि आपने खोला एक, बताते हैं दो, आपकी केंद्र सरकार कहती है मैंने खोल दिया, हेमंता कहते हैं मैं, आपने कह दिया, उनके में गिना दिया, अब गड़बड़ी चली। और मुझे आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं वत्स साहब से, गुवाहाटी के एम्स में फैकल्टी पूरी है क्या? सारे डॉक्टर हैं? दवाइयां मिलती हैं? बता दे, चलो झूठ मत बोलो, पब्लिक बड़ी तेज है। इलाज एक बात बता दूं, यंग पीढ़ी को जो धोखा दिया आप लोगों ने, यंग पीढ़ी को धोखा दिया, और जिसके कारण वो आज भी बेरोजगार हैं। चलिए, आज भी बेरोजगार है। और मैंने जब जब कहा, चलिए ना राज भाई, आपका संपूर्ण इलाज करा देते हैं। नहीं, वक्त जी आपके पास आ रहे हैं। राज जी आप रुकिएगा, मैं तो फिट हूं। राज जी आप रुकिएगा, मुझे वक्त जी से एक सवाल लेना है। मैं वो 21 जून को ही योगा नहीं करता हूं। राज जी आप रुकिएगा। मैं आप लोगों की तरह राज जी आपसे योगा करके पेट नहीं अंदर हो रहा। राज जी आप जरा रुकिएगा, मुझे वक्त साहब से एक सवाल लेना है। वक्त साहब, आप लोगों ने इतने विकास के वहां पर काम किए, इतने बड़े बड़े काम किए, तो सवाल ये उठता है कि आपने उन विकास के कामों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ने की पहल की? क्यों वहां पर विकास के नाम पे? वत्स जी, क्यों विकास के नाम पे? वत्स जी सवाल सुन लीजिए पूरा। वत्स जी पूरा सवाल सुन लीजिए। वोट दे रहे हैं तो जनता कह रही है विकास पे। वत्स जी पूरा सवाल सुन लीजिए। आपको मियाँ का सहारा क्यों लेना पड़ा? आपको UCC का सहारा क्यों लेना पड़ा? आपको गौरव गोगोई की पत्नी को पाकिस्तानी क्यों बताना पड़ा? आपको तो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए था ना, कि हमने एम्स बनाया और इतने काम किए। जी देखिए विश्वकर्मा जी, ये राजनीति जो है ना, इसका स्तर बहुत गिर गया है, इसको मुझे मानने में कोई ये बहुत अच्छी बात। इसलिए अगर आप नेताओं से एक्सपेक्ट करते हैं संस्कार जी और ऐसी चीजें, तो ये कलयुग है, इसमें आपको नहीं मिलेगा, आपको मुंह मेरे दिखानी पड़ेगी। जिन चीजों का समावेश नहीं होना चाहिए, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका समावेश कर गया है। वत्स जी, मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अच्छी बात यह है कि शो में वत्स जी भी ईमानदारी से बात कर रहे हैं और राज जी भी बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं।
जो चीज़ें गलत हैं उसको वो एडमिट भी कर रहे हैं। ये राजनीति का स्तर चाहे जितना गिर गया हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। राज जी ने भी अपनी जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट किया, वत्स जी ने भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जहाँ पर वो उनकी कमियां हैं। तो ये बहुत बढ़िया। हम जरा राजीव रंजन जी का रुख करते हैं। राजीव रंजन जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कहाँ पर कांग्रेस की कमी रह गई जो आपके हिसाब से वहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार हैट्रिक मारने जा रही है? क्या करना चाहिए था कांग्रेस को? देखिए, आपको भी पता है हेमंत बिस्व शर्मा पहले कांग्रेस में ही थे जी, और राहुल गांधी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा कर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। तो मैं राहुल गांधी से मिलने गया तो राहुल गांधी ने कुत्ते के साथ बिस्कुट मुझे ऑफर किया जी, और वही बिस्कुट। तो एक कांग्रेस की जो ग्राउंड की मजबूती थी हेमंत बिस्व शर्मा की जो संगठन क्षमता थी उसी दम पे थी। हेमंत बिस्व शर्मा के अलग होने के बाद तरुण गोगोई हालांकि अच्छा चेहरा है, उनके पिताजी वहां के सीएम रहे और एक अच्छा चेहरा है, एक अपीलिंग फेस है, लेकिन कांग्रेस के संगठन का मनोबल जो गिरा 2016 के चुनाव में, उसके बाद से फिर कांग्रेस दोबारा वहां जुड़ नहीं पाई। बार बार कोशिश करती है लेकिन ग्राउंड स्तर पर कांग्रेस बहुत कमजोर है। अच्छा, एक बात और है, अगर बहुत दिनों तक सत्ता से आप दूर रहते हैं तो आपके ग्राउंड वर्कर आपसे दूर होते हैं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। अब 10 साल वहां सत्ता से दूर रहे तो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल अभियान की जरूरत थी वहां चुनाव जीतने के लिए। इसका दूसरा पहलू राजीव जी ये भी है ना कि 10 साल के सरकार में आपको एंटी इनकम्बेंसी भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि आप 100% तो लोग आपको, सुनिए राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी आप सवाल पूरा कर लेने दीजिए मुझे, फिर आप जवाब दीजिएगा। 10 साल की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी होता है, क्योंकि आप हर व्यक्ति की मंशा को पूरा नहीं कर पाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की 100% इच्छा को पूरा नहीं कर पाता है। यहाँ तो 2.5 करोड़ लोग जो आज वोट डाल रहे हैं उनकी इच्छाओं की और उनसे जो जुड़े लोग हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति की बात है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होगा जरूर। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो 5 साल की सरकारों के खिलाफ ही हो जाता है, तो 10 साल की सरकार है जी। मुद्दा ये है कि देखिए, असम के साथ साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। असम के साथ केरल में चुनाव हो रहा है, पांडिचेरी में चुनाव हो रहा है, बंगाल में चुनाव भी होने वाला है। राहुल गांधी अपना पूरा चुनाव का प्रचार अभियान या अपना पूरा कंसंट्रेशन जिस तरह से दे रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को केरल के चुनाव की चिंता ज्यादा है, असम के चुनाव की चिंता कम है। हाँ। तो आप जब आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं तो बिल्कुल फ्रंट पर आकर आंखों में आंखें डाल के लड़ना पड़ता है। कांग्रेस यहीं कमजोर पड़ जाती है और जनता को ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस जीतने के लिए लड़ ही नहीं रही है। क्योंकि यूं तो राजीव रंजन जी, यूं तो बंगाल में भी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन केरल में उनको राजीव रंजन जी सवाल सुन लीजिए, यूं तो कांग्रेस बंगाल में भी चुनाव ढंग से नहीं लड़ रही है, लेकिन उनको लगता है कि शायद वो केरल में सरकार बना पाएंगे, इसलिए वो ज्यादा मेहनत वहां पर कर रही है। तो ये बात आपकी ठीक है कि उतनी मेहनत यहाँ पर नहीं की गई जितनी मेहनत की वहां पर दरकार थी। खैर, हम वत्स जी के पास चलते। वत्स जी, ये अच्छी बात है कि आप एंटी इनकम्बेंसी को आप प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कितना फायदा दिलाएगा आपको इस चुनाव में, क्योंकि आप लोग राष्ट्रीयता की बात करते हैं और लोकल की बात करें तो हेमंत बिस्व शर्मा लोकल हैं वहां पर, तो ये दोनों चेहरे आपको कितना एज दिला पाएंगे, खासकर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो? प्रदीप जी, ईमानदारी का नाम नरेंद्र मोदी, दमदारी का नाम नरेंद्र मोदी, विश्वास का नाम नरेंद्र मोदी, कार्यकुशलता का नाम नरेंद्र मोदी, देश को आगे ले जाने का नाम नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी तो एक ऐसा क्या कर रहे हैं? ऐसे धनवंतरी जब नरेंद्र मोदी है जो किसी राज शर्मा जी को कोई बीमारी हो, राज्य में आपके पास आ रहा हूं, खिला दीजिए, ये स्वस्थ हो जाएंगे जी। और दूसरी बात, हेमंत विश्वकर्मा ने वहां काम किया है। आप कह रहे हैं इनकम्बेंसी फैक्टर, अरे 5वीं बार नीतीश कुमार
सबसे ज्यादा प्रचंड बहुमत से जीते। ठीक बात, कहाँ गया इनकम्बेंसी फैक्टर? ठीक बात, बिल्कुल 50 ठीक बार बात। गुजरात में जीते। नहीं, कहाँ मैंने गया ये बात कही ना। incumbency फैक्टर? दूसरी बार यूपी में जीते। वत्स जी, मैंने ये बात कही, incumbency नाम की चीज आपने को शायद मेरे हम शब्दों पर भारतीय गौर जनता नहीं किया। पार्टी के वर्कर्स ने, हमारे जैसे वर्कर ने भारतीय जनता पार्टी के इनकम्बेंसी नाम की चीज को अपने डिक्शनरी से हटा के कांग्रेस की डिक्शनरी में भेज दिया है। नहीं नहीं, आपने शायद मेरे शब्दों पर गौर नहीं किया वत्स जी। मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती है, लेकिन आपने उस शब्द की परिभाषा बदल दी। अब एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी हो गया है। नहीं नहीं, वो सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक। नो नो आई मेंट एंटी इनकम्बेंसी। नो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसको बताया कि आपने कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश की बात करें 36 साल बाद, 30 साल बाद, इतना राज भाई को देख के इतना जोश आ जाता है जी। कभी कभी शब्द कोई गलत बात निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ये अच्छी बात है। लेकिन नॉन पार्लियामेंट्री नहीं निकलते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आप शानदार तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, और अच्छी बात यह कि आप ईमानदारी से बातों को रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो आज के नेताओं में, आज के प्रवक्ताओं में देखने को नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी बात है। अब राज्य के पास चलते। राज्य जी, आपके पास राहुल गांधी एक चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है, प्रियंका गांधी भी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा चाणक्य आपके पास नहीं है। इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि आपको ऐसे चमत्कारिक, ऐसे नेताओं की दरकार है जो आपको चुनाव में जीत दिला सके? देखिए साहब, देखिए, रुके राज्य, हम आपको रोकना चाहेंगे। हम अभी जिनकी बात कर रहे थे, शशि थरूर जी की, वो देखिए वो अपना मतदान कर रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, और बहुत बड़ा फैक्टर है ये। शशि थरूर की हम बात बता दें, बहुत बड़े नेता हैं, लिटरेरी आदमी है, तमाम किताब लिखी उन्होंने जिस पर उनको अनेक अवार्ड मिले हैं। यूनाइटेड नेशन में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, बड़ा नाम है, और कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन वो कांग्रेस में है या भारतीय जनता पार्टी में है, ये समझ में नहीं आता है। वो अपना मतदान कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अब से कुछ समय पहले तक वो तमाम बड़े पेपरों में आर्टिकल लिख करके भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का गुणगान कर रहे थे, लेकिन 2-3 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में एक बयान दे दिया है कि केरल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। तो वो कब क्या बोलेंगे, ये कोई बात कोई समझ नहीं सकता है। मैं आ रहा हूँ राज्य, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ जी। वत्स भाई ने बहुत बड़ा कह दिया। उसका नाम नरेंद्र मोदी, उसका, इनके एक प्रवक्ता बैठे थे किसी जगह, तो उन्होंने झोंक में ये कह दिया था, मैं ही था उनके सामने, जैसे ये झोंक में कह गए, वो कहने लगे इनका नाम नरेंद्र मोदी, मेरे पिताजी का नाम कहो तो नरेंद्र मोदी। तो मैंने टोका, तो उन्होंने भी यही कहा था, राज भाई आपके सामने आके थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं लोग। नहीं नहीं, आप इतना चढ़ा देते हैं कि लोग नर्वसिया जाते हैं। नहीं हुए हैं जी, ये सच्चाई, ये झूठे में सच्चा, इनको अच्छे शब्दों से थोड़ा संबोधित घबराता कर दिए है। हैं। और एक चीज इनको याद दिला दूं कि इन्हीं के पार्टी में लोग थे, बरुआ साहब, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा कहने वाले। कम से कम मैंने ऐसी अतिशयोक्ति तो नहीं की। नहीं, कोई नहीं, ये देखिए, ये चलता रहता है। वस्त जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ वापस से। वस्त, सवाल यही है कि हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, सच है झूठ है, ये तो वक्त बताएगा, कोर्ट बताएगी, पुलिस बताएगी, उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एन चुनाव के वक्त 3 दिन पहले जो टैक्टिस आप लोग अपनाते थे, वही कांग्रेस ने अपनाई है। 3 दिन पहले चुनाव करप्शन का आरोप लगाया है। आपको लगता है कि ये क्या डेंट कर पाएगा, डेंट करेगा, और इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं? ये इनका जी, ये चाल बत्तख को नहलाने जैसा चाल होगा जी, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और बीजेपी की वोट और बढ़ जाएगी, प्रचंड बहुमत आएगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जी। और हम तीसरी बार असम में सरकार बनाएंगे। पौंडीचेरी में भी उसी तरीके से हम सरकार बनाएंगे। वो एक एक्टर विजयन थोड़ा बहुत दाएं बाएं कर ले, क्योंकि नए नए एक्टर पर साउथ के लोग उत्साहित हो जाते हैं। नहीं, वो भी तो आप ही के साथ है ना, उनके खिलाफ ही ईडी और सीबीआई के केस चल रहे हैं लगातार। अरे जो चोरी करेगा उस पर चलेगा। अब राज भाई नहीं किए हैं तो कहां इन पर ईडी जा रहा है? जी, राजीव रंजन जी के पास वो चलते हैं। भरेगा। राजीव रंजन जी से समझने की कोशिश करते हैं। राजीव रंजन जी, जो करेगा वो ठीक भरेगा। है, ठीक है, और यहाँ ये जान लीजिए कि
बहुत चोर हैं हिंदुस्तान में। ठीक है बस जी, ठीक हर है, दल में मौजूद है। जी जी। ये फिर मैं कर रहा हूँ आपकी ईमानदारी को सैल्यूट। आप ये बात कह के आपने फिर से दिल जीत लिया कि बेईमान लोग सारे पार्टियों में है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही पार्टी में। बने रहिए हमारे साथ। राजीव रंजन जी, सवाल यही है कि जो हमने अक्सर देखा है और आपने भी जरूर देखा होगा कि जब करप्शन के आरोप लगते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। चाहे कर्नाटक की सरकार हो, 40% कट का आरोप लगा, सरकार बदल गई। क्या ये जो आरोप यहाँ पर पवन खेड़ा ने लगाए हैं उसका असर कोई आपको होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है क्या असम में? देखिए, पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए, उन आरोपों की हवा तुरंत हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकाल दिया जी। आपने अगर वो आरोप की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, एक जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे, पवन खेड़ा से, कि आप जो नंबर बता रहे हैं, मैं अपने फोन में आईडी खोल के एक्सेस कर रहा हूं, वो दिख नहीं रहा। तो अगर इतने सतही आरोप लगाएंगे जिसपे कि कोई आपकी तैयारी नहीं होगी, तो आप तुरंत मात खा जाएंगे। राजीव रंजन जी, आज एक बार फिर से पवन खेड़ा सामने आए हैं और उन्होंने कुछ और आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हम और प्रूफ दे रहे हैं आपको। जी सर, आज चुनाव है और अंतिम बाल पे छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, यस, करते हैं। मैं वही जानना चाह रहा था आपसे। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। क्या बॉल बाउंड्री के पार जाएगी या वो कैच कर ली जाएगी और हेमंत बिस्व शर्मा हैट्रिक मारेंगे? आपको क्या लगता है ये कुछ डेंट कर पाएगा ये जो आरोप है? नहीं, देखिए, बिल्कुल अंतिम समय में जब आरोप लगाए तो जनता मन बना चुकी है। और एक बार आपने जो आरोप लगाया वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने ही कुछ खारिज कर दिया। ना राजीव रंजन जी, एक सवाल ये भी है। राजीव रंजन जी, एक सवाल ये भी है कि हर चुनाव में 4% वोट ऐसा होता है जो स्विंग वोट कहलाता है, जो अपना निर्णय अंतिम समय में बदलता है। तो क्या ये जो स्विंग वोट है 4% का, उस पर कोई असर डालेगा ये जो आरोप है? सर, वो जो अंतिम समय में जो निर्णय बदलते हैं, वो उसमें भी कुछ इस तरह की बातें हैं जो बिल्कुल चेंजिंग हो। इस तरह के आरोप, क्योंकि इसी से मिलते जुलते आरोप पहले भी लगाए, वो खारिज हो गए, तो मुझे लगता नहीं है कि अब इस समय इस आरोप का कोई असर पड़ेगा। जी चलिए, राज जी, देर हो गई आरोप लगाने में। जी मामले बहुत थे, ठीक है, बहुत थे। आरोप लगाते, उसकी जांच करते तो मामले थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे जी। लेकिन आरोप बिल्कुल अंत में लगाना और फिर उसमें भी चूक जाना, तो फिर मुझे नहीं लगता है कोई इसका असर पड़ने वाला। राज जी, राजीव रंजन जी और भारतीय जनता पार्टी करीब बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आपने आरोप लगाते लगाते बहुत देर कर दी, मगर आए हैं तो दुरुस्त आए हैं ना जी। आज जो राजीव भाई पता क्या कह रहे हैं, आज दरअसल मुझे लगता है कि सुबह टहलने गए होंगे तो किसी बीजेपी कार्यालय का ना दीवार छू ली होगी, इसलिए थोड़ी उनकी तरफदारी कर रहे। वरना है आप तो ऐसे ना थे, आप तो अनबायस होके कहते थे। मैंने पहले भी सुना अनबायस, आज इन्होंने की। अच्छा, वक्त आपका तो मजबूरी है, इन्हें सुबह मिल जाता है एक सिलेबस की जगह प्लेटफॉर्म कि भाई आज इतना कहना है, ये कहना है, वो कहना है। नहीं, वो तो हर पार्टी में मिलता है ना। आप भी अगर प्रवक्ता है तो आपको भी सुबह सुबह मिलता है कि आपको अपनी पार्टी का स्टैंड ये रखना है। मेरे पास ना, हम दिल की बात बोलते हैं। आप कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता को देखना, वो दिल से बोलेगा, खुला ओपन बोलेगा। बस मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जैसे क्या ना राजीव रंजन जी हैं, इन लोग अगर इन लोग देखो भाई साहब, राजीव भाई आपकी बात का ज्यादा विश्वास करते हैं लोग, हम लोग फिर बायस हो सकते हैं, आप अनबायस। आप देखो एक और बात सुन लो, जब आदमी के पास बातें जाती हैं उसका असर जरूर होता है, ठीक बात, कम हो या ज्यादा हो, असर तो होगा। ये देखिए, हम भी समझते थे कभी, लीजिए हम भी समझते थे हमारा तोड़ कोई नहीं होगा, बीजेपी ने हरा दिया। अब बीजेपी समझती है हमारा कोई तोड़ नहीं है, हम ही हराएंगे, हम ही हराएंगे। और अगर बीजेपी को इस देश में सत्ता से बाहर कर सकती है कोई पार्टी, वो पार्टी सिर्फ कांग्रेस है, सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस। देखिए ये अच्छी बात है। मैं बार बार, पार्टी नंबर 2 है, आप नहीं हराएंगे तो कौन हराएगा? ठीक है, तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये अच्छी बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। बेबाकी के साथ साथ जो मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूं, ईमानदारी से वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं और दूसरों की बातों को भी तवज्जो दे रही है। बहुत अच्छी बात है। राज जी ने भी कई चीज़ें स्वीकारी हैं और एक बार फिर से उन्होंने स्वीकार किया है।
कि कहाँ उनके पास कमी रह गई है। वत्स जी के पास चल रहे। वत्स जी, सवाल यह है कि जो आरोप लगे और जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, लगता है कि शायद उन्होंने पहली बार अपना धैर्य खो दिया है, पेशेंस खो दिया है। वत्स जी, मनोस्थिति होती है जी ये, उनको उस हद तक नहीं जाना चाहिए था। जी, ये पेड़ा उड़ा बनाने की बात, देखिए फिर तो बहुत शानदार। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि राजनीतिक शुचिता का स्तर गिर गया है, डिबेट का स्तर गिर गया है जी, प्रवक्ताओं का बोलने का स्तर गिर गया है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए जी। तो ये सब कलयुगी प्रताप है जिससे सब पीड़ित है। इस दंश को तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन सुधारना हम ही लोगों को पड़ेगा ना। आपने स्वीकार किया है, लेकिन सुधारना हम लोगों को ही पड़ेगा। हम लोग ही सुधरेंगे तभी पूरा काम। बिल्कुल जी, ये अब सुधारने की बात आप करते हैं जी। वक्त जी, चलिए मेरे पास समय कम है जी। पत्रकारिता जिस चीज के लिए जानी जाती थी, जी जी, ठीक करें, आज पत्रकारिता उससे कोसों दूर है। नहीं, ये बात ठीक है कि हर जगह गिरावट आई है और हमें ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से दूसरे क्षेत्रों में गिरावट आई है, हमारे क्षेत्र में भी गिरावट है। यहाँ कुछ लोग आ गए हैं। दिल्ली के गले में जी घंटी बांधेगा कौन? हम भी स्वीकार करते हैं, देने को तैयार। बिल्कुल वत्स साहब, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी कुछ गिरावट आई है और इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बात कर रहे हैं आप जी। बहुत से लोगों ने टेलीविजन देखना छोड़ दिया है, बिल्कुल ठीक कर, समाचार पत्र पढ़ना छोड़ दिया है। आई डू एडमिट वत्स जी, आई डू एडमिट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अब चूंकि समय कम है, चलते चलते कुछ सवाल ले लेते हैं। वत्स जी, आप ही के पास रहते हैं। वत्स जी, आप बताइए वो कुछ कौन कौन सी चीजें हैं जो इस चुनाव में आपको जीत दिलाएंगी और आप एक बार फिर से सरकार बनाएंगे? एक ही मूल मंत्र जी, जनता का नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास और हमारे द्वारा किए गए विकास। जी, दैट्स इट इन शॉर्ट। ये दो चीजें आपको एज दिला देंगे। राज जी, विश्वास जी और विकास, जी, बस दैट्स इट। चलिए राज अगर जी, आप छोटे में चाहते हैं तो अगर इसका विश्लेषण करना चाहते हैं तो हमको आधा घंटा टाइम दीजिए। नहीं, फिर तो हम विश्लेषण- एक एक चीज बताना चालू करें। जी राज जी, आपके पास आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको 75 पार लेके जाएंगी? इन्होंने कहा, वही बता, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विनाश एक साथ, इसलिए भारी पड़ जाएगा इनका। इन्होंने जो करा ला ये सब गड़बड़ झाले करे सब। अरे सबका साथ सबका विकास कहा है, विनाश नहीं कहा है आप। मगर वो धोखे में आए थे, मगर हुआ सबका साथ सबका विनाश इनको एक जरूर साथ। स्टूडियो बुलाइएगा। अब मैं तौलिया लेके आऊंगा जब इनका आंसू बहना चालू करेगा। आज धारा आपके प्रवाह। पास 11 फोन आएंगे बीजेपी के नेताओं के, कहेंगे बोलने भेजा था झूठ, क्या है सच? आज आपको झूठ नहीं बोले इसकी सजा मिलेगी। नहीं, हम मुद्दों पर बात करें। राज जी, ये बात ठीक है, हम जरा मुद्दों पर बात कर लें। मैंने फिर आपसे जानने की कोशिश यही कर रहा हूं मैं कि वो कौन सी चीजें हैं, कौन से मुद्दे हैं जो आपको एज दिलाएंगे और आपको 75 के पार ले जाएंगे? आप मुद्दा भी इन लोगों से मुद्दा मांग रहे हैं। हेमंता जी ने जो है अपनी फॉरेन कंट्री पे अपनी सारी चीजें एसेट्स बना लिए हैं और चाय बागान खरीद लिए हैं। क्या चाय बागान खरीदने के लिए हेमंता बने थे चीफ मिनिस्टर? एक स्कूल, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री। अरे सीख लो नेपाल के प्रधानमंत्री से। उन्होंने क्या कहा, बंद करो। और यहाँ हमारे देश में प्रदेश का मुख्यमंत्री कॉन्वेंट स्कूल खोल रहा है। किस मुंह से हेमंता कहते होंगे कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजो? बताओ क्या होगा करनी खतनी में? राज जी, ये सब कॉन्वेंट देख रहे स्कूल हैं। खोलना तो अच्छी बात है ना। हम अगर बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे और तो हम जिस तरीके से आज आप देखिए अमेरिका में ज्यादातर इंडियन है और चाइना के लोग उतने ज्यादा कहीं नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि अगर हमने भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाई सीमित रखी होती, कॉन्वेंट स्कूल ना बनाए होते, तो आज हमारे लोग पूरे विश्व में ना राज कर रहे होते हैं। पूरे विश्व की तमाम कंट्रीज में हमारे लोग ही मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता भाई। जी जी, मुख्यमंत्री अपने स्कूल चलाने लगे
तो वहां तो मेरे जैसा आदमी एज लेने के लिए ठीक है, समय कम है। आखिरी राजीव रंजन जी से भी कमेंट लेते हैं। राजीव रंजन जी, आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास में वो कौन से प्लस मुद्दे हैं और कांग्रेस के कौन से मुद्दे हैं जो दोनों को अलग अलग थोड़ा एज दिला पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा है, मोदी का चेहरा, हेमंत बिस्व शर्मा का चेहरा और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रचार तंत्र, जिसके भरोसे वो कहीं भी एज ले लेता है। एक बात, कांग्रेस के विरुद्ध क्या बात है? कांग्रेस इस चुनाव को जितनी मजबूती से लड़ना चाहिए था उतनी मजबूती से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस ने अपना पूरा कंसंट्रेशन डेविएट कर दिया है केवल। राजीव रंजन जी, एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इम्पार्शल रहना चाहिए था और आपको दोनों की बात रखनी चाहिए थी। खैर, लेकिन आपको जो दिखाई दे रहा है आप वही बात बता रहे हैं। नहीं सर, जी, एक मिनट, हमारी एक बात सुन लीजिए। जी, हमने ये कहा कि कांग्रेस को जैसे चुनाव लड़ना चाहिए वैसे नहीं लड़ रही है। बिल्कुल ठीक करें। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी, आपका बहुत शुक्रिया। वत्स जी, आपका बहुत शुक्रिया। राज जी, आपका बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में इतना ही। अब कौन बनाएगा सरकार? 3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। प्रगति, असम का युद्ध आपने देखा, केरल में भी चल रहा है। केरल में कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस सरकार बना रही है। पौंडीचेरी में क्या होगा कह नहीं सकते हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता रिटेन करने जा रही है। हेमंत बिस्व शर्मा स्ट्राइक करने जा रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। ये अभी परसेप्शन चल रहा है, कितना सच होगा, क्या सही होगा, ये तो जनता ही तय करेगी। फिलहाल हम इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए आज की खबर के साथ में ताज़ा खबरों के लिए।